नमस्ते। तो हमको 2-3 डेटा जानने की पहले ज़रूरत है जो मैं पूछ लेता हूँ, और उसको जितना अच्छे से हमको ईमानदारी के साथ बताएंगे उतना उसकी प्लानिंग में हमको और मदद मिलेगी। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको एनवीसी के कम्युनिकेशन का थोड़ा सेंस हो रहा है और ऐसा लगता है कि प्रैक्टिस को अभी रीजनेबल ढंग से आप कर लेंगे? ठीक है, देखिए दे रहा है ना, बढ़िया। अरे आजकल आदमी चाहे जैसा भी हो, टेक्नोलॉजी तो स्मार्ट होती जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें वेट अ मिनट। हम तो सिर्फ अभी एनवीसी के संदर्भ में चैट जीपीटी का बात कर रहे हैं। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि अस्तित्व के हर सवाल का जवाब देगा वो। हम तो आपको बता रहे हैं कि एनवीसी के लिए काम आ जाएगा। बढ़िया। तो देखिए, जिनको जिनको सेंस हो रहा है ना, इसकी प्रैक्टिस को शुरू करिए, यहाँ रहते हुए करिए। जिनको जिनको सेंस नहीं बहुत हो रहा हो ना, ठीक है, वो आज रात को जब हम 8:30 बैठेंगे ना, तो 2-3 छोटे छोटे ग्रुप में हो जाइए। हम एक एक ग्रुप के साथ थोड़ा और समय लगा देंगे, ठीक है। यही तो उपाय है ना जी उसका, कि छोटे छोटे ग्रुप में थोड़ा ठीक से समय लगा देंगे, थोड़ा आपको फ्लो मिल जाएगा उसका। वो फ्लो मिलना ज़रूरी है, उसका एक सेंस बनना ज़रूरी है। थोड़ा सेंस बनने लगता है तो फिर आगे अपना दिमाग चलने लगता है उसमें। और आराम से उसका फीलिंग का लिस्ट खोल के रखिए, नीड का लिस्ट खोल के रखिए। ज़रूरत पड़े चैट जीपीटी यूज़ करिए, ठीक है। ये सब करने का ये ध्यान रखिए कि पहले ही स्टेप में एकदम फास्ट मत सोचिए कि पूरे सिचुएशन को आप डील कर लेंगे। पहला कदम देखिए, उसको सॉल्व करने का सोचिए, ठीक है। उसको सॉल्व करने का सोचिए, फिर दूसरा कदम देखिए, उसको सॉल्व करने का सोचिए। ऐसा चलेंगे ना तो धीरे धीरे सेंस बनने लगेगा, धीरे धीरे सेंस बनने लगेगा। रात करके देखेंगे और थोड़ा, जहाँ जिस ग्रुप में भी बैठते हैं। बट ये कर लीजिएगा कि जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि उनको बिल्कुल सेंस नहीं बन रहा, वो 2-3 6-7 लोगों से बड़ा ग्रुप नहीं बनाइए। पार्टिसिपेट अगर आप नहीं करेंगे ना तो एनवीसी नहीं सीख पाएंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि बाकी सब लोग बोलते रहेंगे और हम सुन सुन के सीख लेंगे, नहीं होगा। आपको बोलना ही पड़ेगा किसी जगह पर। ये ऐसा ही है कि आप सब लोग अंग्रेजी बोलें और मैं सोचूं कि मैं सुनते सुनते बोलने लगूंगा, 2-1 लाइन से ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा। मैं फिर से याद दिला दूं, किसी भी अभ्यास का पहला दिन ही सबसे कठिन दिन होता है। तो आज जितनी कठिनाई आप महसूस कर रहे हैं इसमें, इससे ज़्यादा कभी नहीं होगी, ये पक्का है। आज जितनी कठिनाई आप महसूस कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कभी नहीं होगी, ये पक्का है। तो जितनी कठिनाई अभी हो रही होगी, आप समझ लीजिए कि वो मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। 2-4-5 दिन की प्रैक्टिस से किसी को 2 दिन में पकड़ में आता है, किसी को 4 दिन में आता है, किसी को 5 दिन में आता है, किसी को 7 दिन में आता है। सबको आ जाता है। समय थोड़ा कम ज़्यादा लगता है, अपने अपने आदत, अभ्यास, प्रैक्टिस ये सब के हिसाब से। बट अगर वो 2-4-5-7 दिन का समय नहीं लगाएंगे तो इतना ही कठिन पूरी ज़िंदगी बना रहेगा वो हमारे लिए। तो चॉइस तो हमारा है कि पूरी ज़िंदगी इस कठिनाई को झेल करके उसके भय में जीते रहें, या 2-4-5-7 दिन का शुरुआती स्ट्रगल झेल लें। दोनों में कौन सा दुख कम है,
तय कर लिया जाए। तय कर लिया जाए, ठीक है। एक कठिनाई आ रही थी इसको करने में। माइक। जैसे इसका प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो हम ऑब्जर्वेशन से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। जजमेंट है कि ऑब्जर्वेशन ऐसा देख रहे हैं, पर करते वक्त मेरा ये ध्यान गया था कि जैसे मैं वंदन को 4-5 महीने से जानती हूँ, उसके साथ 8-10 दिन इंटरेक्ट किया और कुछ बार फोन में इंटरेक्ट किया, तो उसके बेस पर मेरा कुछ ऑब्जर्वेशन इसके लिए बनता है। तो उस ऑब्जर्वेशन के बेस पर मैं इसको इवेल्युएट करती हूँ कि इसके साथ कब कैसी बात करनी है, कि ये बात इसके साथ की जा सकती है, ये बात नहीं की, ऐसा हम वो तो लगा कर ही लेते हैं। तो वो इवेल्युएशन होता है कि वो जजमेंट कर लेते हैं हम। अभी उस चिंता में जाने की ज़रूरत नहीं है कि क्या कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ ये देखना है कि जो स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं, ठीक, वो ऑब्जर्वेशन है कि जजमेंट। अभी तो सिर्फ ये देखना है कि जो स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं उसमें फीलिंग क्या है, नीड क्या है। नहीं, वहीं पे मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि उस ऑब्जर्वेशन के बेस पर मैं जैसे आप सेंटेंस शुरू करिए ना, देखिए इसमें क्या है, फिर लाइव बात कर लें। आप सेंटेंस ही शुरू करिए ना। हम भी देखें। जैसे कि इसके साथ में, इसके बारे में मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि ये हमेशा लेट आता है, ठीक है। अब वो ये एक लाइन के लिए रोकूं? हाँ, ये तो मेरे को पता चल गया। हाँ, तो ये स्टेटमेंट अपने में ऑब्जर्वेशन नहीं है। हमेशा लेट आता है ना, ये ऑब्जर्वेशन नहीं है, जजमेंट है। क्या है इसका, वो करिए, ऑब्जर्वेशन बताइए। पिछले 6 महीने में मैंने देखा कि ये 3 बार लेट आए, 8 बार लेट आए, ठीक। और थोड़ा शार्प ऑब्जर्वेशन, ये ठीक है ऑब्जर्वेशन, और थोड़ा शार्प ऑब्जर्वेशन करेंगे ना, और शार्प ऑब्जर्वेशन करेंगे ना, तो 3 बजे की क्लास के बदले 3:30 बजे आए, ठीक। ऐसा ऑब्जर्वेशन है उसका। एग्जैक्टली, बट वही कह रहा हूँ, देखिए आप थोड़ा भी ठीक कर देंगे ना, ये हमेशा को अगर ये कर देंगे ना कि सप्ताह में 3 बार, उसी से अगले को आराम मिल जाता है। नहीं तो आप हमेशा बोलते हैं, वो 3 दिन देख के जब वो नहीं आया, वो हमेशा बोलता है वो 3 दिन देख के जब वो आया, तो आप कहिएगा कि तुम हमेशा लेट आते हो, कहेगा हम तो हमेशा टाइम से आते हैं। ऐसे ही होगा ना जी, ऐसे ही होगा ना। सॉरी, कंटिन्यू। नहीं, मैं कुछ और उसको देख रही थी। ये बात तो मुझे समझ में आती है, इस सेंटेंस के ऊपर हमने बात भी किया, पर 3-4 बार मैंने इसका देखा और उसका देख के मैंने उसके बारे में एक वो इवेल्युएट किया, जजमेंट। हाँ, मैं यहीं पर कंफ्यूज हो रही। जजमेंट। देखिए, जैसे मुझे आपके साथ बात करना है, ठीक है, तो आपके साथ कैसे बात करना है और क्या बात करना है, वो आपके साथ जितना इंटरेक्ट किया उसके बेस पर मैं डिसाइड करती हूँ। इसके साथ मुझे क्या बात करना है, कैसा बात करना है, वो इसके साथ जितना इंटरेक्शन हुआ उसके बेस पर मैं डिसाइड कर रही हूँ। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं इवेल्युएट करके, क्योंकि देखो हम सबके साथ सेम बात नहीं करते। हम समझ गए अब आपका प्रश्न। हाँ, ये क्वेश्चन है। प्रश्न ये बनता है इसमें कि इवेल्युएशन कब करें। इस पूरे प्रोसेस में इवेल्युएशन का स्टेप कहाँ है, ठीक। इस पूरे प्रोसेस में इवेल्युएशन का एक ही जगह स्टेप है, ठीक। ऑब्जर्वेशन बताया हमने, फीलिंग पहचाना, नीड पहचाना, आपका पहचाना, अपना पहचाना, ठीक। तो कुछ आपकी भी नीड पहचान में आई, कुछ हमारी भी नीड पहचान में आई। ये दोनों नीड साइमल्टेनियसली कैसे पूरा हो सकता है, एक साथ कैसे पूरा हो सके, ये दोनों आवश्यकताएं एक साथ कैसे पूरी हो सकती हैं, उसका उपाय सोचने को स्ट्रेटजी बोलते हैं, तरीका बोलते हैं, कैसे हो सकता है, ठीक है। ये उपाय और ये उपाय एक साथ कैसे पूरा हो सकता है, उस उपाय को सोचने को तरीका बोलते हैं, ठीक है, स्ट्रेटजी बोलते हैं। ये जब हम सोचने जाते हैं ना स्ट्रेटजी को, तब हम देखते हैं कि मेरी योग्यता क्या है, आपकी योग्यता क्या है, जिसको आप इवैल्यूएशन कह रहे हैं ना,
वहाँ पर ये देखना पड़ता है कि मेरी योग्यता क्या है, आपकी योग्यता क्या है, ताकि वो स्ट्रेटजी ठीक डिफाइन किया जा सके। नहीं तो जो स्ट्रेटजी बनाएंगे, आप 10 किलो वजन उठा सकते हैं, हमने आपकी जिम्मेदारी में छोड़ दिया 30 किलो उठाना, ये स्ट्रेटजी काम करेगी क्या? नहीं करेगी। तो इवैल्यूएशन का जगह है आवश्यकता को पूरा करने की। स्ट्रेटजी को जब हम डिजाइन करने जा रहे हैं, उस समय कॉम्पिटेंस को देखने का, योग्यता को देखने का, उसके आकलन करने की आवश्यकता है। वहां तो है। मतलब जब हम प्रोग्राम उसके साथ बना रहे हैं, उस टाइम पर उसके कॉम्पिटेंस को इवेल्युएट करने का जरूरत। जी जी जी। और प्रोग्राम को ही मैं कहूँगा, हमारी कुछ नीड है, उसकी कुछ नीड है, वो दोनों पूरा कैसे हो सकता है, उसको डिज़ाइन करने जब जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम दोनों मिलकर साथ कोई वर्कशॉप ले रहे हैं, तो हमारा कॉमन नीड हो गया, बहुत सामान्य लैंग्वेज में कहें तो वर्कशॉप को ठीक से ऑर्गेनाइज करना। बेसिकली वो एक स्ट्रेटजी है, बट अभी हम नीड में ही ले लेते हैं, वर्कशॉप ठीक से ऑर्गेनाइज। अब इस नीड को पूरा होने में दसियों छोटे छोटे जिम्मेदारी आएगी, ठीक है। उसका डिवीज़न होगा हमारे और आपके बीच, कैसे उसको ठीक से कर सकते हैं। वहाँ इस योग्यता के आकलन की ज़रूरत है, ताकि वो प्लानिंग ठीक से हो सके। वो योग्यता का आकलन जितना खराब करेंगे, ठीक है, उतना प्रोग्राम को चलाने में घिसटना हो जाएगा, घर्षण होता रहेगा, फ्रिक्शन होता रहेगा। तो एनवीसी के प्रोसेस में आप पूछेंगे इवैल्यूएशन का जगह कहाँ है, वो जगह वहाँ है। जब दोनों की नीड को पूरा करने के लिए हम कोई तरीका ढूंढ रहे हैं, एग्जैक्टली। और वहाँ भी इवैल्यूएशन है। इवैल्यूएशन का मतलब है कि ये 10 किलो वजन उठा सकता है, ये 20 किलो वजन उठा सकता है, जजमेंट नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खराब, ये लेबलिंग नहीं है। वहाँ भी प्रेसाइज ऑब्जर्वेशन है योग्यता की जगह पर, कि ये कर सकता है। शिविर में बात को ठीक से कम्युनिकेट कर सकता है, शिविर के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को संभाल सकता है, लोगों के आने जाने की व्यवस्था को देख सकता है। देखिए, मैं सब ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ मैं। लेबलिंग कहीं नहीं है इसमें, कहीं नहीं। भैया इसमें अगर जैसे ये देखा हमने, ऑब्जर्व किया कि मैं कुछ बोला तो सामने वाला हमेशा उस टॉपिक का डिस्कशन में गुस्सा होता है, या फिर मतलब ये भी ऑब्जर्वेशन है कि अगर मैं कुछ टॉपिक पे बात करूँ तो सामने वाला उस टॉपिक पे बात करने के लिए गुस्सा हो जाता है। तो ये मेरा इवैल्यूएशन है। तो वो स्ट्रैटेजी में आ सकता है कि अभी अगर मेरे को उस टॉपिक पे डिस्कशन करना है, पर मेरे को पता है कि जैसे ही मैं टॉपिक चालू करता हूँ तो सामने वाला गुस्सा हो जाता है। ये जो हम कह रहे हैं ना, जैसे ही टॉपिक चालू कर देता हूँ गुस्सा आ जाता है, हमको ये देखना चाहिए कि हम चालू कैसे करते हैं। चालू कैसे करते हैं, वो करते समय ही हम एक इवैल्यूएशन की बम्बार्डिंग करते हैं, इसलिए वो प्रॉब्लम होता है। हमारे ग्रुप में सुनिए बोला तो सुनिए किस तरीके से बोलता है, वो भी कम्युनिकेट। नर्मदा यात्रा में जब लोग नर्मदे हर कहते हैं ना, तो कौन कह रहा है, किस समय कह रहा है, किस टोन में कह रहा है, उससे ये पता चलता है कि वो कहे क्या रहा है, ठीक है। सामान्य नर्मदे हर जब हम कहते हैं ना, तो ये एक वहाँ का अभिवादन है, संबोधन है। नर्मदे हर संबोधन है, जैसा नमस्ते करते हैं ना, वैसा नर्मदे हर, ठीक है। आप अकेले चल रहे हैं, किसी दूर वाले व्यक्ति को जब आप चिल्ला के नर्मदे हर कहते हैं ना, इसका मतलब होता है कि मुझे आपसे सहयोग की ज़रूरत है, थोड़ा इधर आइए, बताइए, हमको रास्ता नहीं पता चल रहा है। तो हम ऐसे नहीं पुकारते कि इधर आओ रास्ता बताओ, एक ही शब्द है नर्मदे हर। लेकिन जब आप किसी दूर वाले को ज़ोर से चिल्ला के कह रहे हैं, तो उसको पता है कि आप उसको पुकार रहे हैं, वो मुड़ेगा आपकी तरफ, ठीक है, पूछेगा बाबा बताइए क्या हो गया, ठीक है। या उसको अगर जज हो गया कि चौराहे पे खड़े हैं, तो पहले समझ लेता है कि रास्ता पूछ रहे हैं, उत्तर में बताएगा बाबा दाएं, ठीक है, सीधे बाएं, ठीक है। एक बच्चा जब नर्मदे हर चिल्ला रहा होता है ना दूर से,
तो वो तो आपको मैंने पहले बताया था कि वो बेसिकली कह रहा है चॉकलेट दे सकते हैं क्या। तो ये अलग अलग जगहों पर वही एक नर्मदे हर जो है ना काम आता रहता है। कई बार वहाँ पर जब किसी का कुछ काम नहीं करना होता है ना तो कहते हैं नर्मदे हर। जैसे नमस्ते कहते हैं ना जाते समय, चल नमस्ते तो ऐसा कहते हैं नर्मदे हर। तो ये बात तो सही है कि वही एक टोन का, क्या आप किस टोन से कह रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, वो मतलब देता रहता है जी। बढ़िया, आप कुछ कह रहे थे, सॉरी। अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ वही मैंने थोड़ा रोक लिया था कि तो मैं आपसे सहमत हूँ भैया, प्रैक्टिस चाहिए। मेरे ग्रुप में भी ऐसा ही हुआ, क्लियर कट एनवीसी प्रैक्टिस है, नीड क्या है उसकी क्लैरिटी ग्रुप में मेरे को तो कंप्लीट नहीं है अभी भी। और ग्रुप वालों ने जिस तरीके से शेयर किया तो मेरे को लगता है शाम को एक बार एक सेशन 6-7 लोगों के साथ हो जाए, आपका थोड़ा गाइडेंस मिल। नहीं वही देखिए, जैसा ग्रुप बना रहे हैं हम एच इट इज़ ग्रुप बना के डिस्कस करें, सिर्फ थोड़ा रीग्रुपिंग कर लें, रीग्रुपिंग कर लें। जिनको कठिनाई है वो एक ग्रुप कर लें तो हम सीधा, हाँ वही कह रहा हूँ कि कठिनाई वाले लोग एक ग्रुप बना लें तो उसको रिस्पॉन्ड कर देंगे। और थोड़ा थोड़ा सेंस होता जाएगा ना तो उसको धीरे धीरे बढ़ाइए, खुद ही करना पड़ेगा। देखिए ठीक है, यूज़ करिए, फीलिंग की लिस्ट सामने खोल के रखिए, नीड की लिस्ट सामने खोल के रखिए। ज़रूरत पड़े बीच बीच में थोड़ा चैट जीपीटी से पूछ लीजिए सब होमवर्क के बाद। शुरू में स्लो चलिए, शुरू में फास्ट नहीं चलिए, नहीं चल सकते। पहले ही दिन दौड़ने का प्रैक्टिस करेंगे तो कैसे होगा जी। पहले दिन तो बेबी स्टेप चलने का करना पड़ता है, उसके पहले खड़ा होने का करना पड़ता है। भैया ये जो ग्रुप में डिस्कशन हुआ ना, तो जो सेंटेंस जो बोलना था वो बहुत दिक्कत के बाद निकलता था, मगर अब लगा कि घर पर जाएंगे तो रेडीमेड सेंटेंस कहीं मिलेंगे और अपॉर्चुनिटी। देखिए आपको ये तो समझ में आ गया होगा ना कि 3-4 मिनट में ही अगर रिस्पॉन्स करने जाएं तो सेंटेंस कैसे रीआर्टिकुलेट हो जाता है। और 2-3 रिस्पॉन्स आप ठीक से दे दीजिए ना, अगला जब बहुत रिएक्टिव होके बोलता है ना तो लिटरली अपने में आग लगा रखा है जी। 2-3 रिस्पॉन्स आप ठीक से दे दीजिए, वो पानी देने जैसा काम है, वो ठंडा हो जाता है एक समय पे। कल फोन करके वीर के साथ बात कर रहा है। कल फोन किया मेरे बीवी को और ऐसे ही एक कंसेप्ट पर बात कर रहा था, तो उसने सीधा बोल रहा, सीधा सीधा बोलो ना, शुगर लगा के क्यों बोल रहे। देखिए इससे ये बात पता चलती है, इससे ये बात पता चलती है कि हमारा पुराना खोदा हुआ बहुत सारा गड्ढा हो ना तो उसी नज़र से आदमी देखता है। वो बहुत क्लियर है जी, वो बहुत क्लियर है। उस दिन वो बता रहे थे एग्जैक्टली उस दिन वो जो पोषक पटेल जी भी कह रहे थे ना, ये अलग अलग तरह की स्मार्टनेस में, चालाकियों में हमने ज़िंदगी का बहुत समय गुजारा है जी। तो वो तो शुरू तो उसी जगह से होगा। है ना, है ना। वो सरलता जो चीज है ना बहुत बड़ी चीज है। हिंदी में कहते हैं खून का हिस्सा हो गया है। चालक के लिए वर्कशॉप के पैसे दिए अब पता जिंदगी के बहुत सारे अवसर ऐसे ही हैं। कोई पूछ रहे थे हमसे कि आदमी सुखी होना चाहता है फिर दुखी क्यों होता रहता है। होता यह है कि हम सुख की अपेक्षा में एक बड़ा जाला बुनते हैं, मकड़ी जैसा।
ठीक है। सुख की अपेक्षा में उसको बुनते हैं, ठीक है, एक बड़ा, ठीक है, लेकिन ये जब बुन के तैयार होता है ना तो उसमें खुद ही उलझ जाते हैं। ये दुखी होने का डिज़ाइन है हम सबका। तो ठीक ही कह रहे हैं, आदमी सारा पढ़ाई लिखाई सब करके तो कुछ बन ही रहा है जी, लेकिन पता चलता है जो बन के निकला ना ये वो नहीं है जो हम चाहते थे। मतलब भैया पहले लोग काफी सरल और सहज हुआ करते थे ना। पहले का मुझे नहीं पता हुआ करते थे कि नहीं, लेकिन आज होने की ज़रूरत है हम सबको, इतना तो पक्का है। ये जजमेंट है। कहाँ हिसाब लगाने जाएंगे जी पिछले लोगों का। आप जैसे ही हिसाब लगाइए, देखिए करना ही क्या होती है। आप कहिए पहले के लोग सरल थे, आधा आदमी टूट पड़ेगा, कहाँ सरल थे, ये लिस्ट लीजिए, देखिए क्या क्या लोग खराबी करते थे, वो चलता रहता है बस। उसमें क्यों जाना हमको उस बात में जी। पहले पहला वर्ड भी एक वो है ना, मतलब कितने टाइम पहले की मैं बात कर रही हूँ, ये भी है। और ग्रुप में एक ही व्यक्ति थे, सब 5-6 लोग, तो 2 दिन से पता चलता है कि इसमें सरल कितने हैं और टफ कितने हैं, तो टफ अलग निकल पड़े। इसलिए बोल रहे टफ का एक अलग सा ग्रुप बना तो थोड़ा दिक्कत कम होगी, वो चारना जैसा होगा, नीचे अच्छे लोग निकल जाएंगे, बुरे की फिर अलग व्यवस्था होगी। और मेरे बुरे में हम है पहले, और ये हमारी दोस्त भी है। बढ़िया। तो अब हम बात को जो शुरू की थी, इस प्रैक्टिस को हम करते रहेंगे धीरे धीरे। अगले 2-3 दिनों में जितना समय होगा ना, 2 प्रैक्टिस है जिसको हम करते रहेंगे। एक है अस्तित्व सहज वास्तविकता पर ध्यान को बनाए रखने का काम, उसके आधार पर मेरा भाव ठीक बना हुआ है इसको देखते रहने का काम, और उसको देखने के बावजूद भी किसी जगह पर स्लिप हो ही जाता है हमसे, ठीक है, स्लिप हो ही जाता है, देख रहे हैं फिर भी नहीं रुक पा रहे हैं, तो वहाँ दुख दर्शन, दोष दर्शन किया जाए। ताप के रूप में क्या है, संस्कार के रूप में क्या है, परिणाम के रूप में क्या हो रहा है, हिसाब लगाया जाए। दुख जहाँ अधिक दिखना शुरू होगा वहाँ से दूरी शुरू हो जाएगी। तो एक अभ्यास तो मैं ये कह रहा हूँ। दूसरा अभ्यास ये कह रहा हूँ कि संवाद में बिना आहत हुए और बिना आहत किए, बिना आहत हुए सुन सकें, बिना आहत किए बोल सकें, इसका अभ्यास। और सामान्य भी जो जी रहे हैं ना उसको थोड़ा प्रैक्टिस करिए, जहाँ बोल रहे हैं उसको रिक्वेस्ट के फॉर्म में ही बोलने का प्रैक्टिस करिए ना। हम कहते हैं टेबल इधर उठा के दे दो, पानी दे दो, साइड हो जाओ, थोड़ा बगल हटना, कहते ही रहते हैं ना जी। इसको थोड़ा रिक्वेस्ट फॉर्म में करने का वो करिए ना। कहीं मन खराब हो जाए किसी भी कारण से, थोड़ा एनवीसी के फॉर्म में बोलने का वो करिए ना। आई फील सो, मुझे ऐसा महसूस होता क्योंकि मेरी ये ज़रूरत पूरी नहीं हुई। इतना सिंपल लाइन बोलना है। इतना सिंपल लाइन बोलना है, मुझे ऐसा महसूस हुआ क्योंकि मेरी ये ज़रूरत पूरी नहीं हुई। ब्लेम नहीं कर रहे हैं हम किसी भी तरह से, इसमें ब्लेम नहीं है, दोषारोपण नहीं है किसी के ऊपर। 2 प्रैक्टिस हो गया ना, आराम से करिए। अब हम थोड़ा सरलता के अभ्यास के संदर्भ में बात कर लेते हैं कि सरलता क्या है और कैसे कर सकते हैं अभ्यास उसका। स्लाइड देखिएगा तो 87 के आसपास होना चाहिए। नए वाले में 87 है, पुराने में एक आधा आगे पीछे हो सकता। अच्छा बढ़िया। 87 बौद्धिक नियम में जो 5 है ना, असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता, अभय, तो मैं उसमें सरलता को भी कर दे रहा हूँ, बाकी को फिर धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, मिल गया, बढ़िया।
सरलता का देखिएगा पहचान कैसे होता है, तो भाषा से भी पता चलता है, फेशियल एक्सप्रेशन से पता चलता है, ओवरऑल बॉडी गेस्चर से पता चलता है कि सरलता है कि अभिमान है। ठीक है, हमको अपना ईगो दिखाना हो ना, तो बहुत बार हम अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से, बहुत बार अपने पूरे शरीर की मुद्रा से दिखा देते हैं कि ईगो है, कि अहंकार है, कि सरलता है। ठीक है, सरलता का विपरीत देखिएगा ना तो अभिमान है। एक तरह की उलझन, एक तरह की गांठ हम अपने अंदर पैदा कर लेते हैं, और अभिमान के मूल में ये बात रहती है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, तुम नेष्ठ हो। खुद को सुपीरियर और दूसरे को इन्फीरियर सिद्ध करने की जो प्रवृत्ति है वो अभिमान है, और उसका जो अभाव है वो सरलता है। सरलता है, वो सरलता है। तो अभिमान की स्थिति में हम अपने को केंद्र में रख करके पूरे संसार को देखते हैं। केंद्र में तो हम खड़े हैं, बाकी सब परिधि में हमारे चारों ओर घूमते रहो। बात हमसे शुरू होती है, तुम सब तो व्यर्थ के घूम रहे हो, महत्वपूर्ण तो हम हैं। ये जो स्वयं को महत्वपूर्ण मानने की और दूसरे को कम मानने की जो प्रवृत्ति है ना, वो अभिमान है। अभिमान है। बर्नार्ड शॉ ने किसी समय एक मजाक किया। ठीक, वो दौर था जब बाइबल के हिसाब से ऐसा माना जाता था कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य घूमती है, पृथ्वी केंद्र में है, सूर्य उसके चारों ओर घूमती है। वो दौर था जब बाइबल के हिसाब से ये माना जाता था। उसी दौरान ये नए साइंटिस्ट लोग जब ढूंढ रहे थे, तो नया नया इस बात पर खोज हुआ था कि नहीं, केंद्र में पृथ्वी नहीं है, केंद्र में सूर्य है, पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो काफ़ी झगड़ा हुआ पश्चिम के देशों में इस बात को लेकर के कि दोनों में ठीक क्या है। धर्म वाले अपनी जगह पर अड़े थे, विज्ञान वाले अपनी जगह से कुछ बात कह रहे थे। तो बर्नार्ड शॉ भी सामान्य रूप से बाइबल या क्रिश्चियनिटी का जो वर्जन है उसके खिलाफ रहे। तो लोग उनके पास कहे कि भाई आपकी राय क्या है, पूछने के लिए, इस उम्मीद में कि विज्ञान वालों का उससे थोड़ा वेटेज बढ़ेगा। बर्नार्ड शॉ प्रसिद्ध आदमी थे। ठीक, तो वो गए और बर्नार्ड शॉ से पूछे कि आपकी राय में क्या है, पृथ्वी के चारों ओर सूर्य घूमता है या सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है? उसने कहा देखो, मैं बाकी सब मामलों में भले बाइबल के खिलाफ हूँ, लेकिन इस मामले में तो मैं बाइबल से सहमत हूँ। सूर्य के चारों ओर ही पृथ्वी घूमती है, ऐसा नहीं है पृथ्वी के चारों ओर सूर्य घूमता है। कहा इस मामले में तो मैं सहमत हूँ बाइबल से कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य घूमता है। कहा कैसे कह रहे हैं ये बात? कह रहा अच्छा बताओ, जिस धरती पे बर्नार्ड शॉ रहता है वो किसी और का चक्कर लगा सकती है क्या? तो अहंकार ऐसे काम करता है। मैं तो भैया ऐसी थी ना कि सूरज मेरे इशारे पे ही निकलता है। तो अहंकार का स्वरूप ऐसा होता है। ठीक है, और वो इतनी तरह से छुपा होता है हमारे अंदर कि जो दीदी कह रही थी ना कि हम माफ़ी मांगने भी जाते हैं ना दूसरे से, तो यही बताने जाते हैं कि देखो हमारी शराफत है, तुम लायक तो नहीं है इसके, लेकिन मैं इतनी बड़ी हूँ कि आ गई हूँ। वो तो तुम नहीं लायक इसके, लेकिन हमारी उदारता है कि आ गए हैं तुम्हारे पास। ठीक है, अब ये माफ़ी मांगना सरलता है कि अहंकार है, आप तय कर लीजिए कि हम कर क्या रहे हैं। ये जो सारा डिज़ाइन अभी हमारा बन गया है ना, उसमें अहंकार बहुत गहरे में हमारे अंदर घुस गया है, बहुत गहरे में घुस गया है। और इसके मूल में भी तुलना की प्रवृत्ति भी है। उस तुलना करके ही हम अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने में लगे रहते हैं। ठीक है, तुलना में हम जब भी घुसेंगे ना, तो कोई आदमी अपने को नेष्ठ सिद्ध नहीं करना चाहता, सब श्रेष्ठ सिद्ध करने में ही लगते हैं। ठीक है, तो अहंकार ये काम करता है कि जीने के केंद्र में अपने को देखता है।
तो परिवार भी घूमे तो मेरे अराउंड, संस्था घूमे तो मेरे अराउंड, ठीक है, कार्यक्रम चले तो मेरे अराउंड। ये अहंकार का मतलब है कि मेरे चारों ओर ये कार्यक्रम चले, ये संस्था चले, ये परिवार चले, ये बाकी सारे लोग चले, ये अहंकार की प्रवृत्ति है। कार्यक्रम में आप सब लिख लीजिए, मैं कार्यक्रम कह दिया तो उसमें मैं वो सबको शामिल करके ही कह रहा हूँ। भैया यहाँ एक क्वेश्चन है, जैसे कि हमारा मूल प्रवृत्ति या मौलिक प्रवृत्ति ऐसा नहीं है, वो सुख का ही है, तो फिर ये मैं विशेष हूँ ये बताने का प्रवृत्ति कैसे ओरिजिनेट हो जाता है? क्योंकि देखिए मूल प्रवृत्ति तो ऐसा है नहीं, पर मैं विशेष हूँ वो अहंकार वाला जगह तो हम सब में है, तो आ कहाँ से जाता है? मैं भगवान बुद्ध की भाषा में इसका उत्तर दूँ ना, तो ऐसा कहूँगा कि आता कहाँ से है इस पर शोध करेंगे। अभी तो आया हुआ है, पहले उसका उपाय कर लेते हैं। ठीक है। पर उसका मूल भी तो जानना जरूरी है ना। वही कह रहा हूँ, ये जो डिजाइन है ना पूरा, वो ये है कि अगर आप पूछिएगा कि अहंकार आया कहाँ से, उसकी जगह ये जानना महत्वपूर्ण है। बेसिकली जो आप रूट ढूंढ रहे हैं ना, उसको मैं भाषा में रीफॉर्मुलेट करके कहूँगा कि अहंकार कैसे होता है। आप पूछ रहे समय में कब से शुरू होता है, मैं उसको फॉर्मुलेट करूँगा कि अहंकार कैसे होता है। ठीक, वो तो वही बता रहा हूँ, अपने को श्रेष्ठ और दूसरे को नेष्ट मानने से अहंकार होता है। तो इलाज भी यहाँ से समझ में आ जाएगा कि दूसरे को अपने जैसा हम देख सकें, इस आधार पर अहंकार समाप्त होने की बात हो सकती है। और श्रेष्ठ है तो और जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अपने से श्रेष्ठ के सामने अहंकार टिक ही नहीं सकता। अहंकार टिकता ही इसी आधार पर है कि मैं श्रेष्ठ हूँ। तो समाधान निकालने के लिए तो यहाँ से बात हो सकती है। बाकी अब कैसे आता है का उत्तर इतना ही है जी कि जीवन का जो डिज़ाइन है ना, जब अनुबंधन और भार बंधन से मुक्त होना और आशा बंधन से युक्त होना, तो जीने की आशा जो शुरू होती है ना, वो जीने की आशा ये सब चीज़ों से जुड़ती है, जिसके केंद्र में अल्टीमेटली अपने होने का आधार है। वो अपने होने के आधार को बनाए रखने की जो बात है ना, जीने की आशा में, वो अहंकार के मूल में लगता है कि है। बट इन आर्ग्यूमेंट से कुछ विशेष नहीं निकलना। है ना, बहुत सारा झूठा एप्रिसिएशन हुआ होगा तो उससे भी अहंकार पुष्ट हो गया होगा। पॉसिबल है, मोह से अहंकार लिंक कर सकते हैं, ऐसा हमें को लगता है। पॉसिबल है, बट एकमात्र कारण नहीं है। खास करके 4-5 साल के बच्चे होते हैं ना प्री सेक्शन में, थोड़ा स्टडी कर रहा हूँ इसी बात पर जी जी कि बच्चे कोरी स्लेट आते हैं जी, ऐसा सुना है, ये सेंटेंस भी है मध्यस्थ दर्शन में। मध्यस्थ दर्शन में तो ये है, यानी कि वो न्याय का आयाचक है, हाँ, सत्यवक्ता, वो जो एकदम ये परफेक्ट है। ठीक है। लेकिन ये फिर भी मैं देखता हूँ बच्चे में ये ईर्ष्या, तुलना, वो सब 4-4 साल के बच्चे हैं उसमें भी आ जाती है। तो मैं कभी कभी ये सोचता ही रहता हूँ ये कैसे आ गई है, ऐसे तो भगवान का स्वरूप है, तो ये प्रवृत्ति कहाँ से आई है? ये सारे प्रवृत्ति को देखिएगा ना तो दोनों तरह से है। कुछ तो बच्चा जो धीरे धीरे ऑब्जर्व करता रहता है, बचपन से ही निरीक्षण करता रहता है, उससे भी है। और इस पर भी थोड़ा देखना चाहिए कि कुछ पीछे से तो नहीं आता है। भैया जजमेंट वाली बात में तो कम्प्लीटली अहंकार ही है जब भी हम जजमेंट कर रहे हैं जी। पर मुद्दा ये है कि चाहे अभी से आया हो चाहे पहले से आया हो, आज है तो उसको ठीक करना पड़ेगा। ये गौण है कि इसी जन्म से आया कि पिछले जन्म से आया कि उसके पिछले जन्म से आया। मुख्य बात यह है कि आज है, कष्ट दे रहा है, इसलिए उसका उपचार होना है। जी, काफी बच्चे शांत होते हैं, काफी बच्चे वो होते हैं। होता ना जी, खूब हम लोग भी देखते ही रहते हैं बच्चों को।
ऐसे ही अहंकार देखेंगे ना तो कई बार वो सामूहिक रूप में होता है। अपनी जाति का अहंकार, अपने धर्म का अहंकार, ठीक है, ये सामूहिक है, सामूहिक है। ये अहंकार ग्रुप के अंदर नहीं दिखाई देगा, ग्रुप से बाहर जब निकलेंगे ना तब वो दिखाई देता है। हाँ, जाति विशेष का, संप्रदाय विशेष का, ठीक, धर्म विशेष का, प्रदेश विशेष का, जेंडर का, विचारधारा विशेष का, वो सब है जी, सब है। सामूहिक अहंकार में जब तक हम एक समूह में बने रहते हैं ना तब तक लगता है एकदम बढ़िया चल रहा है सब। जैसे ही उससे बाहर वाले के साथ इंटरेक्शन करने जाते हैं ना वो अहंकार दिखना शुरू हो जाता है, अहंकार दिखना शुरू हो जाता है। तो भैया ये बोलते हैं पहले अच्छा था अच्छा था, तो मैं अभी आप बता रहे तो मैं मेरे बचपन में गया तो ऐसा ही सुनता था, हमारा मोहल्ला सबसे बढ़िया, मोहल्ला में घर है तो कुटुंब में ये घर बढ़िया, कुटुंब में 4-5 भाई बहन इसमें ये बढ़िया। तो कहीं ना कहीं बचपन से ऐसा ही पीयर प्रेशर, जैसे सतीश भैया बता रहे, मेरे फ्लैट में बच्चे रहते हैं मेरे साथ, बहुत खूब खेलते हैं। तो 1-1.5 साल का होता है तो बोली मेरी पोशाक है, वो बोला मेरी है, तो अपना विशेष बताने के लिए हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा लेके आते हैं, देखो पोशाक अंकल मेरे पास ये है, इसके पास नहीं है। तो ये सतीश भाई की तरह मैं वही सोचता था, ये 1.5-2 साल का बच्चा कहाँ से आ गया है कंपेरिजन। फिर मैं नहीं मिलता तो ऊपर मिलने के लिए आते हैं और बता के जाते हैं, वो अध्या के पास नहीं है, मैं लेके आया आज। तो वहीं से कहीं ना कहीं समाज से पता नहीं, लेकिन ये जहर, मैं तो जहर बोलता हूँ अब उसको। ठीक बात है, मतलब ये जन्म के बचपन से भी हो सकता और हो सकता है कुछ पीछे से भी लेके आता हो जी। हमारी जिम्मेदारी बन गई है उसको सफाई करना। वही मुख्य बात यही है कि आज है, पता चल रहा है तो उसकी सफाई कर लें। आज है, पता चल रहा है तो सफाई कर लें, इतना ही तो बात है। तो सामूहिक अहंकार देखेंगे ना तो समूह में चलता रहता है, चलता रहता है। मैं बार बार सुनाता रहता हूँ कि रजनीश एक जोक बार बार सुनाते रहते कि वो कहते कि फ्रांस की एक फ़िलॉसफ़ी की यूनिवर्सिटी के टीचर ने कहा कि मैं संसार का सबसे विद्वान आदमी हूँ, ठीक है। फ़िलॉसफ़ी डिपार्टमेंट में तर्कशास्त्र में खड़ा होकर एक टीचर कहे कि मैं संसार का सबसे विद्वान आदमी हूँ, बच्चे टूट पड़े उसके ऊपर कि सर कैसे आप ये बात को कहेंगे, मतलब ये कैसे सिद्ध हो सकता है। उसने कहा अभी सिद्ध करके दिखा देता हूँ, ये बताओ, अभी तय कर लेते हैं। उसने कहा ये बताओ कि दुनिया का सबसे अच्छा देश कौन सा है। तो फ्रांस की यूनिवर्सिटी थी पेरिस की, तो लोग चिल्लाए फ्रांस, ठीक है। उसने कहा अच्छा ये बताओ फ्रांस का सबसे बढ़िया शहर कौन सा है। पेरिस। खरे हैं पेरिस वाले तो क्या बताएंगे जी, ठीक। हमारा एक दोस्त था, वो छत्तीसगढ़ में लिखा रहता है छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया तो मैं एक गुरुकुल में था, वहाँ एक छत्तीसगढ़ का लड़का था, उसको मैंने देखा और कहा अरे वाह यार तुम्हारा तो छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। वो थोड़ा अच्छा मित्र था, वो तेरा बगल हटा, कह रहा है क्या खाक बढ़िया है, सब ऐसे ही बोलते हैं छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया कौन नहीं बोलता है। तो ऐसे चलता। फ्रांस का सबसे अच्छा शहर कौन सा है तो कहा पेरिस। कहा अच्छा ये बताओ पेरिस की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी है जिसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है। कहा अच्छा ये बताओ इस यूनिवर्सिटी का सबसे बढ़िया डिपार्टमेंट कौन सा है। यहाँ तक सामूहिक अहंकार है, ठीक है, सबका कॉमन अहंकार है जी। हर संप्रदाय वाला कहता हम सबसे बढ़िया, पूछ के देख लीजिए, नहीं भरोसा हो तो एक नहीं मिलेगा जो कहेगा हमारा संप्रदाय नहीं बढ़िया है, दूसरे का बढ़िया है। तो जब यहाँ तक हो गया तो अब इसके बाद क्या हो गया कि जब आप फिलॉसफी डिपार्टमेंट के अंदर आ गए ना, तो अब कोई ऐसा कॉमन आधार नहीं है जहाँ से वो तुलना हो सकता, ठीक है। तो फिर यहाँ से पावर यूज़ करना पड़ता है कि ये बताओ कि इस डिपार्टमेंट का हेड कौन है। ठीक है। अब यहाँ से वो नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ से पावर है, शासन है।
तो ये पहचानना ज़रूरी है कि व्यक्तिगत अहंकार, सामूहिक अहंकार, ये दोनों वस्तुतः जीवन में एक रोग की तरह है। अहंकार या अभिमान जितनी देर तक हमारे अंदर होता है ना, हम अपने अंदर एक उलझन की स्थिति में होते हैं, नॉर्मल नहीं होते। ठीक है, एक आवेशित स्थिति में हम बने होते हैं, परे होते हैं। ठीक है, और दूसरा कोई हमको सामान्य की तरह दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। तो हमारा सारा भाव, भाषा, भंगिमा, ये सब को देखेंगे ना तो वो बिगड़ा हुआ दिखाई देता है, बिगड़ा हुआ दिखाई देता है। प्रश्न बनता है कि अगर इसको ठीक करने जाएं तो क्या करें? तो उसके कुछ उपायों में कई सारा लिखा हुआ है। हम ऊपर से शुरू करते, ऊपर वाला पकड़ में आ जाए तो वही पर्याप्त है, वो नहीं पकड़ में आए तो नीचे वाला, वो नहीं पकड़ में आए तो नीचे वाला, कहीं से भी शुरू कर लें। तो सरलता के अभ्यास का जो एक जगह है ना, वह है जीने के केंद्र में स्वयं को देखने के बदले अस्तित्व को देख पाना। कि अगर मैं किसी क्रियाकलाप को कर पाता हूँ तो इसलिए कर पाता हूँ कि उसके होने का अस्तित्व में प्रावधान है। अस्तित्व में उसके होने का नियम पहले है, उसके आधार पर मैं कुछ कर पाता हूँ। अगर अस्तित्व में उस क्रिया के होने का नियम नहीं है, हम लाख कोशिश कर लें, कुछ नहीं होना है हमसे। तो इतने भी बड़े हम वो नहीं है महारथी कि हम कुछ भी कर डालते हैं। अस्तित्व में जिन क्रियाकलापों के होने की व्यवस्था है उसी को हम कर पाते। तो अगर आदमी में समझने की क्षमता है तो हम समझने में सहयोग कर सकते। ठीक है, ईंट पत्थर में समझने की क्षमता नहीं है, हम लाख कोशिश कर लें, हम नहीं सफल हो सकते। तो ये जो अहंकार है ना कि मैं बहुतों को समझा देता हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है। अस्तित्व में आदमी के समझने का प्रावधान है, इसलिए हम कुछ सहयोग कर पाते। वही वो सब आगे वही पड़ा हुआ है एग्जैक्टली। तो वो बात दिखना ज़रूरी है कि अस्तित्व में होने का नियम है, इसलिए हम कर पा रहे हैं। हमारे करने के पहले होना है, होना के बाद करने की बात। हम करने को केंद्र में रख के देखते हैं तो अहंकार है, होने को केंद्र में रख के देखते हैं तो सरलता है। ये बात पकड़ में आती? होना केंद्र में, करना उसके बाद। जी, तो अस्तित्व के है तो कर रहे हैं। अस्तित्व, हाँ सॉरी, ये बात बहुत बढ़िया लगती है भैया कि अस्तित्व के होने से मेरा होना है। एग्जैक्टली, इतनी बढ़िया बात है ना ये। अगर ये केंद्र में आ जाए तो बहुत कुछ सरल हो जाए। हमारे होने से अस्तित्व का होना नहीं है। हमारे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ है, ये सब कुछ है, ये सब मेरे सहयोगी हैं, इनके होने से मेरा होना है, तो बहुत कुछ होता है। बहुत बढ़िया बात है भैया। अस्तित्व केंद्र में है, अगर है भी तो अस्तित्व केंद्र में है, सहअस्तित्व केंद्र में है, हम केंद्र में नहीं। ये जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके केंद्र में अस्तित्व है, सहअस्तित्व है। और ये जो सभी अवस्था है इसमें मानव तो अंतिम है। जी बिल्कुल। पदार्थ अवस्था नहीं है तो प्राण अवस्था नहीं है, प्राण नहीं है तो जीव नहीं है, बिल्कुल। और ये तीनों नहीं है तो मानव नहीं, तो अंतिम है। इतने सारे चीज़ों पर निर्भर होने वाला मानव ये मानता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ और सबको बिगाड़ सकता हूँ। 4 बैसाखियों पर खड़ा आदमी ये सोचता है कि संसार में सबसे लड़के जीत लेंगे। सोच तो सकते ही हैं जी, इसमें क्या हर्ज है? इसमें हर्ज क्या है? कहाँ माइक? भैया इसको मैं ऐसे देख रही हूँ कि मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ सबको कि मुझे बात करना या मुझे सॉरी करना नहीं आता। कल मैं प्रतिभा दीदी से भी ऐसी बात कर रही थी, मैंने दीदी मुझे ना सॉरी करना नहीं आता, और जब मैं कभी मेरी और किसी की हो जाती तो मैं कहती यार खड़ी हो, चल आगे ना तेरे पास,
बहुत हो गया। आज मुझे लग रहा है कि वो मेरा सारा अहंकार होता है। आपने तो मेरे को 99% अहंकार में डूबा हुआ ही अपने आप को महसूस कर रही हूँ कि हाँ, क्योंकि शायद मैंने ये सारी चीज़ें अपने फादर को देखी, नोट करी। अब जैसे भैया बोल रहे थे 1.5 साल के बच्चे में या 2.5 साल के बच्चे में ये चीज़ें कैसे आती हैं, तो ये चीज़ तो मुझे पता ही नहीं था कि इसको अहंकार कहते हैं। आज मुझे पता चल रहा है इसको अहंकार कह रहे हैं, जो मैं हमेशा हर चीज़ में। हमको पता नहीं चलता है, ये बात सही है, लेकिन अगले को चोट लगती रहती है। ये तो मुझे आज महसूस हो रहा है अभी। कहते हैं ना, अहंकार का सामने वाले को, आसक्ति का अपने को पता लगता है। बस सीधी सी बात है। तो भैया इसका असर कहाँ तक है? मैं करीब 12-13 साल जीवन विद्या पढ़ा, फिर भी एक गोष्ठी के शेयरिंग में मेरे को पता चला। मैं यहाँ भी पदार्थ को लोएस्ट, इसके ऊपर प्राणावस्था, इसके ऊपर जीव अवस्था और इसके ऊपर मानव अवस्था, वहाँ भी मेरा तुलन चाहता था। ये श्रेष्ठ है, नेस्ट है, सब एक दूसरे के लिए पूरक उपयोगी, ऐसा ध्यान सटीकता से कभी नहीं गया। तो हेमाबेन सेठ करके है, उनका एक शेयरिंग मैंने सुना दाहोद वाले पहले शिविर में, वो पहले शिविर में थे पिराना में, उनका ध्यान गया, उन्होंने शेयरिंग किया, तब मैंने सटीक पकड़ा भाई यहाँ भी मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, तुलन कर रहा हूँ। यहाँ वो एडमिनिस्ट्रेशन वाला चलाता हूँ, हायर की चलाता हूँ, तो इतनी गहराई तक जाता है। ऐसे ही देखेंगे ना तो वही बात लिखा है कि अस्तित्व में होने का प्रावधान होने के आधार पर ही हमारे करने की बात है। तीसरी ये बात लिखी है जो पूर्वी दीदी कह रही थी कि हमारे समझदार होने या जिम्मेदारी पूर्वक जीने के मूल में भी देखेंगे तो अस्तित्व में उसका प्रावधान है, इसीलिए हम ऐसा हो पाए। हमको जो लगता है कि हम बड़े विद्वान हो गए हैं ना, प्रावधान है जिन चीज़ों का, हम वही हो पाए। जिनका प्रावधान नहीं है वो हम नहीं हो पाते। एग्जिस्टेंशियल लेवल से देखेंगे ना तो हम ऐसा देख सकते हैं, ऐसा देख सकते हैं। थोड़ा नीचे उतर के देखेंगे ना तो ये बात भी देखा जा सकता है कि हमारे, और सबसे ज़्यादा जो अहंकार है आदमी को ना, वो तथाकथित ज्ञान का अहंकार है। बाकी सब अहंकार थोड़े पड़ जाते हैं उसके सामने, थोड़े पड़ जाते हैं। धन का, पद का, ये सब के अहंकार के साथ ये उम्मीद रहती है कि ज्ञान होने से टूट जाएगा। ठीक है, धन का अहंकार हो, कुछ समझदारी आ जाएगी, टूट जाएगा। पद का अहंकार हो, कुछ समझदारी आ जाएगी, टूट जाएगा। ये तथाकथित समझदारी का ही अहंकार हो तब क्या करें उसका। तो ये पहचानना जरूरी है कि हमारे समझदार जिम्मेदार होने में प्रकृति का, अस्तित्व का बहुत सारा योगदान है। हमारे होने से लेके, हमारे पैदा होने से लेके हमारे बड़े होने तक में प्रकृति का, हवा का, मिट्टी का, पानी का, भोजन का, इन तीनों अवस्थाओं का बहुत सारा रोल है। अस्तित्व में इसके होने का नियम तो है ही, प्रकृति का बहुत सारा रोल है, भूमिका है, भागीदारी है। हम कोई खाना खाते हैं, उस भोजन को खून में और ऊर्जा में बदलने का काम हम थोड़ी करते, प्रकृति करती है, शरीर करता है, या शरीर में होता है। करना भाषा नहीं प्रयोग करें तो प्रकृति में होता है, शरीर में होता है। हम बीज बोते हैं गेहूं का, उसी से कोई गेहूं का फल नहीं आ जाता है। ठीक है, उसमें मिट्टी का, हवा का, पानी का, खुद बीज का, मौसम का बहुत सारा भूमिका है ही? और उनका रोल 24/7 चलता रहता है। ठीक है, बीज के अंकुर होने के लिए ना मौसम, हवा, पानी, ये सब का रोल तो 24/7 चलता है। हमारा रोल तो 10 मिनट का है। थोड़ी देर के लिए भी तापमान खराब हो जाए ना, बीज का अंकुर मर जाता, मर जाता। पूरी फसल होने के बाद भी मौसम सहयोग ना देना तो काट के घर में कुछ नहीं आता। ऐसा ही है ना। तो हमको ये दिखना ज़रूरी है कि हमारे समझदार जिम्मेदार होने में या कुछ कर लेने में प्रकृति का, अस्तित्व का योगदान है। दूसरा ये भी दिखना ज़रूरी है कि हमारे समझदार जिम्मेदार होने या कुछ करने में परंपरा का बहुत सारा योगदान है। खेती करने की टेक्निक हमने नहीं निकाली है, क्लासरूम में पढ़ने पढ़ाने की टेक्निक हमने नहीं विकसित किया है, एक कमरा हमने नहीं बनाया है,
ये रिकॉर्डर हमने नहीं तैयार किया है। आप ढूंढने जाएंगे ना तो दिखेगा कि अपना तैयार किया हुआ नगण्य से भी नगण्य है, नगण्य से भी नगण्य है। मैं तो जब अभ्यास के संदर्भ में कुछ चीज़ों को देखना शुरू किया, सोचना शुरू किया, तो कई बार ऐसा लगा कि भाई अपनी कल्पनाशीलता से या अपने ऑब्जर्वेशन से, अपनी ज़िंदगी से सोच करके कुछ निष्कर्ष देखें, ठीक है, कुछ ऑब्जर्व करके लाएं। जब हम दूसरी किताबों को पढ़ने जाते हैं ना तो दिखता है कि लोग पहले से लिख रखे। तो ऐसा भी नहीं है कि हम बड़ा पहाड़ तोड़ दे रहे हैं और बड़ा विशेष कर दे रहे हैं, ठीक है। जो भी आदमी करने जाता है वो कर ही लेता है, हो ही जाता है, पहले भी बहुत लोग किए। तो ये दिखाई देता है कि हमारे समझदार जिम्मेदार होने या कुछ करने में पूरी परंपरा का योगदान है, फिर श्रेष्ठ पुरुषों का योगदान है। आप अपनी ज़िंदगी में ही बचपन से अभी तक सहयोग देखने जाइएगा ना, एंडलेस लोगों का होगा। हम ऑफिस भी टाइम से पहुंच जाते हैं इसलिए क्योंकि ड्राइवर का सहयोग है। अगर ड्राइवर के साथ जा रहे हैं तो आपकी तरह श्योर में पहली बार कोई पकड़ गया जी। पहले ड्राइवर लेके चलता था, अकेला चलता हूँ तो अहंकार था, मैं राइट टाइम पहुँच जाता हूँ। तो गणेश भैया कुछ बोले, पता नहीं अस्तित्व में सब हो रहा है ऐसा कुछ बोले। कुछ एक्सरसाइज किया तो देखा अभी मैं जा रहा हूँ तो सामने से कितने व्हीकल आ रहे, उसके ड्राइवर में भी समझदारी, उन्होंने मेरे को ठोका नहीं। तो करीब 250-300 व्हीकल इधर उधर मेरे आसपास चलते हैं, सब में समझदारी पूर्वक ड्राइविंग है, इसीलिए मैं राइट टाइम 10-30 पे पहुंच पाता हूँ। उस पर भी ध्यान गया। फिर ये बैक्टीरिया वाला भी प्रकृति वाला बोला तो पहली बार सजीव खेती का कृषि महोत्सव हुआ था। तो मैं फार्मर का बच्चा हूँ, फिर भी मेरे को पता नहीं था जमीन भी सजीव है। तो एक बंदा बोला, कोई प्राकृतिक वाला, मेरे पास तो ऐसे मित्र है 24/7 काम करते हैं, मैं तो जाके सो जाता हूँ। तो मैंने बोला कहाँ है, बताओ बताओ। तो बोले आपको दिखते नहीं फिर भी काम करते हैं। बोला बताओ भैया कहाँ है वो। फिर वो बोले वो बैक्टीरिया है, वायरस है, वो अर्थवर्म है। तब नया नया निकला था कंसेप्ट वो वर्मी वॉश वाला। तब जब ये अभी दादा बोल रहे थे वही बात है, छोटी छोटी चीज़ों में अस्तित्व ने कितना सजा के रखा है। और मैं बोलता हूँ ये मूंगफली मेरे खेत से आई है मेरे खेत से आई है और मैंने किया है, कह रही है पूर्वी दी। इनफैक्ट आप ठीक से देखिएगा ना तो ये जो मेरा का भाव जुड़ा है ना वो करने से जुड़ा है। ये जो इतना हम पॉजिटिवनेस जिन जिन चीज़ों पर मेरा लगाते हैं ना उसके मूल में ये है कि मैंने किया है इसलिए मेरा है। ये करने की जगह से ही अगर उखड़ जाए ना बेस कि हमारा करना ही बहुत थोड़ा है तो फिर थोड़ा को ही मेरा मानेंगे, पूरे को नहीं मान लेंगे। ये जो मेरा है ना वो इसी से पैदा होता है कि मैंने किया है इसलिए मेरा है। ये घर क्यों मेरा है, मेरे पे कमाए हुए पैसे से बना है, ठीक है। ये कार क्यों मेरी है, मैंने पैसा कमाया है उससे खरीदा है, ठीक है। ये जब तक आप केंद्र में नहीं लाइएगा ये मेरा बनेगा ही नहीं डिजाइन। पैसा वाला भी चला गया, सैलरी में कमाता हूँ। ये भैया मेरा है, ये संस्कार बहुत स्ट्रोंग दिखता है। और उसको मैंने जब ऑब्जर्व किया तो ये भी पता चला कि यही बात आप जो बोल रहे कि मैंने किया है, जितना मैंने किया है वो मेरा है, उसको मैंने ऐसा मान लिया है। जो मैंने नहीं किया है वहाँ पर वो अटैचमेंट नहीं है। तो ये राग, आसक्ति, वो सारा मुद्दा फिर एक के बाद एक जुड़ जाता है। जो कल आप बोल रहे थे कि एक कुसंस्कार है तो वो बंडल ऑफ कुसंस्कार है, एक सुसंस्कार है तो वो बंडल ऑफ सुसंस्कार से। तो ये करने की जगह होने को रख के देखेंगे ना, और करने में भी बाकी सब का योगदान अगर आपको दिखाई दे। हमको लगता है ऑफिस हम ही चला रहे हैं ना, एक दिन बाकी लोग देखिए क्या हालत होता है। भैया इसमें जिम्मेदारी का डाइल्यूशन नहीं होता है क्या? अगर हम लोग यही माने कि अस्तित्व में प्रावधान है तो फिर जिम्मेदारी का क्या रोल? एप्रोप्रिएट प्लेसमेंट होता है ना, अधिक होता है ना कम होता है। जिम्मेदारी को जो अब हम बहुत अधिक की जगह पर लेके चले गए हैं ना कि हमारे ही करने से सब होता है, ये बोझ पैदा करता है अपने अंदर। ऐसे बचपन से ट्रेनिंग तो ये मिले ना कि जिम्मेदारी लो और करो, और फिर वो हुआ तो फिर उसका अप्रिशिएशन में मिलता है कि भी हाँ तुमने किया, अच्छा किया,
उसके अवार्ड सर्टिफिकेशन ये बचपन से बिल्डअप होते हैं। ठीक कह रहे हैं, पर हमने किया तो कितना हिस्सा किया वो तो साफ होना चाहिए ना जी। नहीं तो सारा क्रेडिट जो कह रहे हैं ना हम ले लेते हैं, तो फिर ऑफिस में इसी बात का झगड़ा चलता रहता है कि क्रेडिट कौन लेगा। मारा मारी चलती रहती लोगों में। काम को कुछ लोग तो इसी बात के एक्सपर्ट होते हैं कि काम कोई भी करे, क्रेडिट हम कैसे ले लें। एग्जैक्टली अपने करने को केंद्र में रखने से संकीर्णता आती है। उसमें कितने सारे लोगों का योगदान है उसको देखने से व्यापकता आती है। हमको लगता है हमने पैसा दे दिया, बाज़ार से कोई सामान खरीद लिया, अब मेरा है। ठीक है, बाज़ार में खरीद लेने से सामान मेरा नहीं हो जाता। ठीक है, हम सोफ़ा खरीद के ले आए, हमको लगता है कि मेरा है, पर अगर आप देखिएगा कि उस सोफ़ा में तो किसी लकड़ी का योगदान है, किसी लकड़ी उगाने वाले का योगदान है, किसी बनाने वाले का योगदान है ना। तो कर ही लेते हैं मजे के साथ यानी, लेकिन जब अभी इस बार अनुभव दर्शन में गए, पहले भी पढ़ा था है ना, ऐसा नहीं है, लेकिन जो पहला ही चैप्टर है मैं और मेरा से जो कनेक्टिविटी है, अविभाज्यता है, जो है ना अस्तित्व में जो देखने की वस्तु है और उसको पूरा लाइन में जुड़ा हुआ देख पाना, यानी उसमें पता चलता है मेरा होना कितना छोटा सा अंश मात्र है, और फिर वो सारा जुड़ कर आता है, उभर कर आता है कि क्या बात है, यानी मैं तो कुछ भी नहीं की और बाकी सब तो उभर के आ रहा है, सबका सहयोग बना ही है ना। कम से कम प्रकृति का, मानवीय परंपरा का, श्रेष्ठ मानवों का, और आज के दिन भी जो लोग उपलब्ध हैं उनका बहुत सारा सीधा योगदान दिखाई देता है हमारे कुछ भी होने में और करने में। ये बात कह रहा हूँ कि अपने करने को केंद्र में रख के देखते हैं ना, तो संकीर्णता का उदय है। उस करने में और भी बहुत सारे लोगों का योगदान जब देखते हैं ना, तो व्यापकता का उदय होता है। तो भैया मेरा ऐसा है ना, तो मैं किसी को कुछ देती हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और बच्चे जब छोटे थे तो घर में और भी बच्चे खेलते थे, तो कुछ टूट भी जाता था, मेरे को कुछ नहीं लगता था। अभी भी मेरे को, मैं बचपन से इसको बोलो मैं ऐसी हूँ, कुछ मेरा ले जाता है तो मेरे को कुछ नहीं लगता है। तो ये लोग मुझे पागल समझते हैं, पर मेरे को लगता है कि मतलब जितना किसी को देते हैं अच्छा लगता है तो देना चाहिए। कुछ कितना ले जाएंगे, वो मैं जाती हूँ कुछ बस्ती वाले के पास कि सब्जी वाले के, मैं 5-10 रुपये ज़्यादा ही दे के आती हूँ। मैं कहाँ गरीब हो जाने वाली हूँ उसमें, पता नहीं, मेरे को देना अच्छा लगता है, उससे ज़्यादा मेरे को नहीं पता। खाली होनी हो मतलब इतना अस्तित्व पर विश्वास है कि मैं खाली तो रास्ते पे तो नहीं आ जाऊँगी कभी भी, इतना पूरा विश्वास है। तो अपने करने की जो भूमिका है ना, उसको जितना है उतना ही पहचानना जिम्मेदारी का एप्रोप्रिएट जगह है। उससे अधिक मान लेना जो है ना, वो अहंकार है। अहंकार है। कोई उपाय नहीं समझ में आ रहा हो तो सबसे जो तात्कालिक उपाय होता है ना, वो जिस बात का आपको अहंकार हो रहा है, ठीक है, अच्छा पढ़ने का अहंकार हो रहा हो, अच्छा लिख लेने का अहंकार हो रहा हो, अच्छा गाने का अहंकार हो रहा हो, अपने रूप का अहंकार हो रहा हो, जिसका भी हो रहा हो, रूप, बल, पद, धन, ABC, तो उसमें जो हमसे बेहतर है ना, उसके स्मरण करने से अहंकार का नाश होता है। लेकिन याद रखिएगा, ये रोग के इलाज की हम बात कर रहे हैं, तो जब डिप्रेशन की स्थिति हो तब अपने से श्रेष्ठ को देखना मत, मतलब अपने से अच्छे वाले को देखना मत शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। जब अपना अहंकार ऊपर उठ रहा हो ना, तब अपने से अच्छे को देखने के आधार पर उस अहंकार का नाश होता है, नाश होता है। इस पर भैया एक मेरा ध्यान गया अभी। जी। हम लोग छोटे बच्चे क्लास में रहते तो उनकी बोतल बाहर पड़ी रहती है, तो पहले तो आते तो सब एक दूसरे की बोतल यूज़ करते हैं, लेकिन हमारी सूचनाओं से वो खुद की बोतल की, ये आपका है, आपको ही करना है, तो हमने ही पोस लिया है, ये सब हमारी गलती है। ऐसा एक ध्यान गया अभी, है ना।
अगर धीरे धीरे ये समझ में आए कि हमारे जीने का डिज़ाइन ऐसा हो रहा है जो मेरे के भाव को पुष्ट कर रहा है, अहंकार को पुष्ट कर रहा है, तो सामूहिक रूप में ये डिज़ाइन कैसे हो सकता है, उन उपायों को हम सोच सकते हैं। भैया कुछ कह रहे, पीछे माइक दे दीजिए शार्दुल भैया। इन्होंने मुद्दा छेड़ दिया तो मैं भी थोड़ा शेयरिंग कर लेता हूँ। जरूर। जैसे बोतल पे है ना, इनका दान गया ना, ये स्कूल से ही, बचपन से ही बच्चे में विशेष का बीज शुरू होता है। इससे भी ज़्यादा काफ़ी माताएं बैठी हैं, इनको पता होगा, बच्चे का जो टिप्पण आता है आज के दिन, ये बहुत बड़ा बच्चे के अंदर पेरेंट्स के प्रति अकृतज्ञता का भाव कब बन गया बच्चे को पता नहीं चलता है। क्योंकि बच्ची मेरे से शेयर करती थी, मेरी बच्ची सेंट पॉल में पढ़ती थी और भाई साहब का बच्चा जब उन्होंने इंग्लिश मीडियम में ट्रांसफ़र किया तो मैं हैंड टू हैंड एक सामान्य कॉलोनी में हिंदी मीडियम में लेके आया। जीवन जैसे पहले मुझे ये भास हो गया था। अभी भी अगर टीचर को मेरे से सलाह पूछेंगे क्या बदलाव करना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ सबसे पहले पानी और नाश्ता ये बाहर से बंद करना चाहिए, कॉमन रखना चाहिए स्कूल के अंदर। इससे भी बहुत कुछ बच्चों में बदलेगा। क्योंकि ड्रेस तो कॉमन है, नाश्ता आप कॉमन कर दो। इस पर बहुत बड़ा झगड़ा और मानसिकता में बच्चों में और पेरेंट्स के बीच में खींचातानी है, ऐसा है एक। और भैया ये सिस्टम के कारण भी तो अहंकार आता है कि जैसे होने का प्रावधान तो सबके लिए इक्वल है, लेकिन करने का प्रावधान जैसे मतलब जैसे अगर क्लास में 100 बच्चे हैं, लेकिन ये जो रैंकिंग वाला सिस्टम है वो तो किसी एक को ही मिलेगा ना, तो उस एक बच्चे में तो अहंकार आ गया ना कि देखो मैंने करके दिखाया, बाकी लोग भी थे, सबको तो पढ़ाया, लेकिन सब तो यहाँ पे नहीं पहुँच पाए ना। है ना। पद का भी यही रहता है कि देखो इस पोजीशन पे आप आओगे तो आपको इतना पैकेज मिलेगा, इस पोजीशन पे इतना, तो जो बेस्ट पोजीशन है उस पे सब तो नहीं पहुंच पा रहे हैं ना, तो आपने कैटेगरी बना दी, उसके कारण भी तो अहंकार आ रहा है। तो होने का प्रावधान तो इक्वल हो गया, लेकिन सब कर पा रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है ना, तो वो कर्ता वाला भाव जो है ना वो अहंकार पैदा कर रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये जो तुलना की प्रवृत्ति है ना वो अहंकार को पैदा कर रही है। उसमें आगे निकलने के आधार पर ये अहंकार का भाव है। भैया हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ध्यान में अभी एक बात आई। हमने भी कभी घर में कॉमन ग्लास होता था, अभी आरओ वाला एक दीदी पूछती रहती आरओ का पानी कहाँ रखे, तो मैं सोच पा रहा हूँ गांव में एक कॉमन प्याऊ होता था, हम वहीं पीते थे। तो ज़्यादा प्रोटेक्टिव बच्चे को इन्फेक्शन जल्दी लगता है, तो अब साइकियाट्रिक ऐसा बोलते हैं उसको धूल में खेलने के लिए भेजो, कॉमन पानी पिलाओ। तो परस्परता में जो हम खाते थे, एक दूसरे का जूठा भी हम खा लेते थे, पता है बिस्किट मैंने आधा खाया, मेरे दोस्त ने खाया। तो इसी छोटी छोटी चीज़ों से वो क्या बोले अहंकार भी उबल जाता था, और साथ में वो डिसीज़ वाला भी सेल्फ रेजिस्टेंस जो इम्यूनिटी है, अब WHO भी मानता है। अब भरत भाई जैसे पढ़े हुए MD वाले भी सोचने लग गए कि भाई डिसीज आता कहाँ से है। तो छोटी छोटी गलतियों से हमारा इम्यून सिस्टम का बैंड बजा हुआ है बेसिकली, इतने प्रोटेक्टिव होने के बावजूद। तो वहाँ पे भी अव्यवस्था काफ़ी सो कॉल्ड पढ़े हुए लोगों ने किया है, इसमें मैं भी जिम्मेदार हूँ। हाँ आराम से। ये जो भैया सेकेंड लाइन लिखा है ना कि अस्तित्व में होने का प्रावधान होने के आधार पर हमारे करने की बात, उसको एक बार मैं सोच रही थी तो ध्यान जा रहा था कि जो है ही ना उस पर अगर ध्यान जाता है तो करने पर से ध्यान हट जाता है। जैसे कि मैं कुछ सोच पा रही हूँ, मैं सोच क्यों पा रही हूँ? क्योंकि सोचने का प्राविधान है, मैं कुछ विचार कर पा रही हूँ। मैं जैसे कि हम 4 दिन से बोल रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन करना, ऑब्जर्वेशन मैं कब कर पा रही हूँ? जब उसका होने का प्राविधान है तब मैं ऑब्जर्वेशन कर पाती हूँ। तो ये सारा क्षमता है ही है, उसके बाद में हम कर पाते हैं। बट अभी जो फसावट हो रही है ये सारा लॉजिक की जगह पर पता चलता है, पर जब हम करने जाते हैं तो फिर ये अभ्यास का मुद्दा आ जाता है कि हम कर नहीं पाते हैं उसको, क्योंकि हमारा मान्यता का जो सेट ऑफ मान्यता या बंडल है वो इसके अपोज में बहुत सारा होता है ना। इसका उपाय ये है कि जब आप सर्विस कर रहे हैं, अगर सर्विस कर रहे हैं तो जब खेत में काम कर रहे हैं, जब किसी दूसरे क्रियाकलाप को कर रहे हैं, उस समय करते हुए ये ऑब्जर्वेशन करना शुरू करिए कि किसका किसका और योगदान है इसमें। उस क्रियाकलाप को करते हुए जितने लोगों के योगदान को देख पाएंगे ना, फिर वो सबका एक हिस्सा इसमें बनता है, ये आपकी स्वीकृति बनेगी। जब तक वो बाकी सबका योगदान देखने वाला काम नहीं करेंगे तब तक ये भाव कहाँ से आएगा?
देखिए सारा भाव टिका हुआ है किसी ऑब्जर्वेशन पर, किसी निरीक्षण पर, किसी देखने पर। हम हर बार एक ही छोटा काम कर रहे हैं, देखने की दृष्टि को थोड़ा व्यापक कर रहे हैं। ये जो संकीर्ण दृष्टि हमारी हो गई है और कई सारे देखने के मुद्दे जो छूट जा रहे हैं, या जो गैर जरूरी मुद्दों को ही देखने में हम उलझे हुए हैं, जरूरी मुद्दे छूट जा रहे हैं, हम इतना ही काम कर रहे हैं कि उस तरफ ध्यानाकर्षण करते रहे। वो देखने वाला भाग ठीक होगा, भाव अपने आप ठीक हो जाएगा। देखने में इतनी संकीर्णता हो गई है, दिखाई ही इतना दे रहा है, तो करेंगे क्या? पीछे माइक। सरलता और अहंकार दोनों एक साथ नहीं चल सकता। क्यों? मेरे को लगता है कि मानव का स्वभाव का अहंकार एक स्वभाव का एक अंग है एक्चुअली। मीन्स ईगो इज ऑल्सो व्हाट आई लर्न बेसिकली कि ईगो एक आपका स्वभाव का एक वन ऑफ द जैसे ट्री में काफ़ी सारी वो होती है ब्रांचेस, तो एक ब्रांच आपका अहंकार है। और अहंकार से मनुष्य को काफ़ी सारी बेसिकली प्रोग्रेसिव होने का जो एक रहता है, तो उसमें एक अभिन्न अहंकार भी होता है। तो मैं जस्ट वही सोच रहा था कि दोनों एक साथ क्यों नहीं चल सकता। एक पूरा परिचय शिविर चलाना पड़ेगा हमको तो इसके लिए, तब जा कर के, हाँ, तब जा कर के ये थोड़ा सेटल होगा। हम एक चर्चा को एक लंबे समय तक चला चुके हैं और उसके बीच में खड़े हैं, तो इसलिए ये प्रश्न हमारे लिए पीछे का प्रश्न हो जा रहा है। अन्यथा मैं इसको ठीक से रिस्पांस देता, पर ये थोड़ा पीछे का प्रश्न हो गया है मेरे लिए। इसको हम लोग आपस में ऑलरेडी सेटल कर चुके हैं अलग अलग शिविरों में, सत्रों में, इसलिए मैं उसको नहीं अभी वो कर रहा हूँ। लेकिन एक छोटा सवाल ज़रूर आपसे मैं पूछ के छोड़ दूँगा, ठीक है? और वो सवाल एकदम सिंपल है कि कोई आपके साथ जब अहंकार पूर्वक प्रस्तुत होता है तो आप आराम महसूस करते हैं कि परेशानी महसूस करते हैं? इतना भर मैं पूछ के छोड़ दे रहा हूँ। अगर आप आराम महसूस करते हैं, कोई कठिनाई नहीं है आपको, शौक से आगे बढ़े। लेकिन अगर परेशानी महसूस करते हैं तो सोचने की ज़रूरत तो पड़ेगी। इतना ही मैं अभी कहूँगा इस पर, बाकी लॉजिक आर्ग्यूमेंट में भी नहीं जाता हूँ, क्योंकि उसका बहुत सारा बात ऑलरेडी हो गया है। अभी तो हमने पहचान लिया है कि अहंकार हमारे लिए एक रोग है, अब इलाज कैसे करें, ठीक है? तो पीछे पे जाएंगे तो एक ऑब्जर्वेशन का सवाल ज़रूर मैं रख के छोड़ूंगा कि अगर कोई आपके साथ अहंकार पूर्वक प्रस्तुत होता है तो आपको कैसा महसूस होता है? वही, अब ये तो अपना उत्तर वही दें, वही ठीक है, मैं क्यों उनके बदले उत्तर दूंगा। जैसे अभी मैंने ये कहा कि आप 10 लोगों में कोई एक टास्क देते हैं, 10 के 10 तो उसको सही मतलब इक्वल योग्यता के साथ नहीं कर पाएंगे। ठीक कह रहे हैं। जो कोई एक कर पाता है या कोई 2 लोग कर पाते हैं, तो उनमें तो वो कर्ता वाला भाव आता ही है कि देखो मैंने करके दिखाया। होने वाला या प्रकृति जो सपोर्ट कर रही है, वो तो आप संकीर्णता में जी रहे हो, तो वो वैसे भी नहीं आएगा। तो वो भाव को कैसे ब्रेक कर? उसका वही उपाय बता रहा हूँ कि जब हो गया हमारा तो कुछ नहीं करिए। अगर आपको लगता हो कि सब आप ही किए हैं ना, तो जाके टीचर को कहिए कि सर आपने तो कुछ किया नहीं, हमारे मेहनत से हो गया। फिर वो बता देगा कि क्या उसने किया है और क्या आपने किया है। लेकिन सारे लोग नहीं कर पा रहे ना, तो प्रकृति में सबकी यात्रा भी अलग अलग चल रही है। मैंने मान लिया, पर ये बात दिखना जरूरी है ना कि कंट्रीब्यूशन सिर्फ मेरा ही है कि टीचर का भी है, ठीक है? वही जो आपको पोस्टर लगा लगा के घूम रहे होंगे ना, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, उनसे पूछिए कि ये बच्चे ने किया कि कोचिंग ने किया, क्या उत्तर है उनका, ठीक है? वो सारा एडवर्टीजमेंट तो इसी बात का करते हैं कि हमारे यहाँ आओ, हम नालायक को वहाँ लायक बना देते हैं, तभी तो आदमी लाखों दे के जा रहा। वो तो कह के यही बुला रहा है, वो एक बार भी नहीं कहता है कि तुम पहले से लायक हो, अपने घर में ठीक हो जाओ। भैया लेकिन इसमें क्या हो रहा है ना, कंपैरिजन और उस सराउंडिंग नहीं हो रहा, जो 10 लोग जो है ना उनके बीच में हो रहा है। मुझे तो वो बगल वाला दिख रहा है कि वो नहीं कर पाया, मैं कर पाई। एकदम ठीक कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं कि ये घोड़े जैसा पट्टी बांध के जो एक तरफ देख रहे हैं, उसको थोड़ा दूसरी तरफ भी देख लें।
कि ये जो हम एक ही जगह पर उसको करके देख रहे हैं वो ब्रॉडेन करके भी तो देखा जा सकता है, तो सहयोग दिखाई देगा। और अगर फिर भी आपको तुलना करनी ही हो दूसरे से ना, ठीक है, तो थोड़ा धैर्य से सिर्फ एक बात छोटी सी देख लीजिएगा। तुलना की मानसिकता में रहना ही है ना, तो एक छोटा सा बात देख लीजिए। आपने IIT क्रैक कर लिया, नीट क्रैक कर लिया, कोचिंग में हैं आप, बहुत अच्छी बात है। जिनका नहीं हुआ उनकी तरफ देखते हैं तब तो अहंकार पैदा हो जाता है, लगता है कुछ किए हैं। बट ये सवाल जिसकी रैंक 1000 आई होगी ना, उससे पूछिए कि अंडर 100 को देख के क्या महसूस करता है। ठीक ठीक, दिखाई देगा आपको कि क्या महसूस करते हैं। एक जगह अगर आप सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त हो रहे हैं अपने से कम वाले को देख करके, गारंटी है आपकी कि अपने से अधिक वाले को देख करके इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त होंगे। तो वही भैया मैं कहना चाह रही हूँ ना कि ये तुलना जो हम कर रहे हैं ना, प्रकृति में सबकी यात्रा ही अलग अलग है, तो ये तुलना वाला भाव है ना, यही हम में अहंकार पैदा कर रहा है। एग्जैक्टली, वो बात से मैं सहमत हूँ। और मैं यही कह रहा हूँ कि इसको अगर देखेंगे ना, तो अपने से कम वाले को देख करके हम जब भी अहंकार पैदा कर रहे हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा कर रहे हैं, ये इस बात की गारंटी देता है कि अपने से अधिक वाले को देख करके अवसाद आने वाला है, परेशानी आने वाली है। और दुर्भाग्य हो गया है आज के दिन कि इतनी सारी विधाएं हैं अलग अलग, आदमी किसमें नंबर 1 पे जाएगा जी। 1 पे भी चले जाएं आप, कहें कोई ऊपर नहीं बचा, किस किस चीज़ में जाएंगे। और मज़े की बात है, माइक दे दीजिए, तुलना की प्रवृत्ति का एक बड़ा पहलू, उलझा हुआ पहलू ये है कि जिन जिन चीज़ों में आप अच्छे हो जाते हैं ना, उस पर ध्यान कम जाता है। जहाँ कोई आगे निकल गया ना किसी चीज़ में, कांटा वहाँ लग जाता है और वो रिश्ता रहता है। इसमें भैया बच्चे हम जब भी पढ़ाई करते थे तो वो बोल रहे ऐसा था कि ये खिलाना है, लेकिन हम उस टाइम ऐसा हमारा था नहीं। फिर भी हम ऐसा सोच सकते हैं कि हम अभी 75 पे हैं तो हम 90 पे आए। दूसरे के साथ इतना कंपैरिजन करके हम अपना लोई क्यों बिगाड़े, ठीक बात, खुद को ही क्यों ऐसा करें। किसी की बुराई भी नहीं करनी है, लेकिन हम अपने को कैसे बेहतर बना सके। निश्चित रूप से देखिए, इसलिए जो बात कह रहे हैं ना, हर मानव समझदार होना चाहता है, यहाँ तक तो ठीक है। ये नहीं कह रहे हैं कि दूसरे से अधिक समझदार होना चाहते हैं। और मज़े की बात है, देखिए खाना बनाना हर आदमी सीख सकता है, ठीक है, वो खाना खा के स्वस्थ भी रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन आप कंपटीशन करवाएंगे कि सबसे बढ़िया खाना किसका बन रहा है, फिर तुलना शुरू हो गई वहाँ से। वही धीरे धीरे पकड़ेंगे तो वो बात दिखाई देगा। और अभिमान या अहंकार हो जाए ना, तो ये बात को देख पाएँ कि सरलता और सहजता की स्थिति में हम रहते हैं। इधर माइक दे दीजिए। सरलता और सहजता की स्थिति में हम रहते हैं तब हम आराम में रहते हैं, या जब अपने अंदर अभिमान और अहंकार होता है तब आराम में रहते हैं। ध्यान से देखिएगा ना, तो ये दिखेगा कि अभिमान और अहंकार जितना हमारे अंदर होता है ना, हम कहीं ना कहीं दूसरे से टकराते रहते हैं। ये दो आदमी जो एक दूसरे से उलझता रहता है, बेसिकली एक दूसरे का अहंकार है जो टकराता रहता है। थोड़ी देर पहले दीदी कह रही थी, अलग अलग 2-3 दीदियाँ ये बात कह रही थी, मैं किसी बात को लेके हमारा विवाद हो जाता है तब कौन माफ़ी मांगने आगे बढ़े, या कौन उसको ठीक करने के लिए आगे बढ़े, कौन पहल करे। ये हमारा अहंकार है जो हमको रोक देता है, तुमको करना चाहिए, ठीक है। हम तो सबसे पलट के पूछते हैं कि भाई पहल करने वाला जो है, अगर सामने वाला पहल पहले कर रहा है तो अधिक समझदार कौन है, सामने वाला कि हम? इतना सीधा सा उत्तर है ना। समस्या अगर आपको दिख रही है और उपाय ढूंढने का काम आप कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, तो किसको ज़्यादा जिम्मेदार माना जाए, आपको कि हमको? ये घर में 20 चीज़ें इस कमरे में उलझी हुई दिखाई दें, आप उसको ठीक करने में लगें और मैं चुपचाप बैठा रहूँ, किसको ज़्यादा समझदार माना जाएगा, आपको कि हमको? उत्तर साफ है ना। हाँ, इधर कुछ कह रहे आता हूँ। जी भैया, अगर ये ध्यान में आ जाए, कोई एक सिस्टम है जो हमारे में हरीफाई करके वो हमारा ये पूरा समाज का शोषण कर रही है।
अगर ये ध्यान में आ जाए तो हरीफाई कम हो जाती है। जैसे कि वो जो ब्यूटी कंपटीशन होती है, तो एक जो ब्यूटी वाले जो कॉस्मेटिक वाले को बाज़ार खड़ी करनी है, तो कहाँ बाज़ार ज़्यादा है? तो इंडिया में। तो इंडिया की कोई एक लेडीज़ को वर्ल्ड क्वीन बना दो। तो इस तरह कंपटीशन खड़ी करके वो एक बाज़ार खड़ी करते हैं। अगर इसको ये ध्यान में आ जाए तो हम कंपटीशन में नहीं फंसेंगे। हम परिचय शिविर में इन मुद्दों पर बहुत बात करते हैं, इसलिए मैं उसको बहुत नहीं ले रहा हूँ। परिचय शिविर में बहुत इस मुद्दे पर बात होती है। आप लोगों को कभी इच्छा हो तो आराम से उसकी किसी रिकॉर्डिंग को निकाल के सुन लीजिए। किसी का भी परिचय शिविर सुनेंगे तो खूब बात मिलेगी। भरत भाई जो अभी बोले, इससे मैं ऐड करना चाहता हूँ। भैया हम जब पढ़ते थे तो कंपटीशन था, लेकिन मेरे कॉम्पिटिटर में जो लोग थे उनको मैं काट के आगे, या वो नीचे गिर जाए और मैं आगे बढ़ जाऊँ, ऐसी मानसिकता नहीं थी। एटलीस्ट मैं पढ़ा तब। तो जब मैं प्रैक्टिस में है तो मैं कुछ अच्छा करता हूँ तो मैं दवाई भी छुप छुप के लिखता हूँ, वो भी मोनोपोली हो जाए। मैं जानता हूँ साबरकाठा में मैं 60 डॉक्टर थे, तो सभी जगह मैं पहुँचने वाला नहीं हूँ, फिर भी मैं मेरी मोनोपोली करता हूँ। तो ये कहाँ से आ गया अभी शिफ्टिंग? वो एजुकेशन में सतीश भैया भी बोले रूट कहाँ कहाँ मिला है, लेकिन फिर भी इतनी गहरी मानसिकता में किसी को काट के आगे जाने का, ये एटलीस्ट भारतीय कल्चर और संस्कृति में तो हमने पढ़ा नहीं, देखा नहीं। पिछले 10-15 साल में नीट बीट वाला जो कोटा वाला हम सुनते रहते हैं, वो सुसाइड वाला। आलमपुर में लास्ट ईयर 5 लोग ने किया सुसाइड। इतना छोटा सिटी है, इतना छोटा सिटी। वही, मैं इस बात पर तो नहीं बता सकता हूँ कि भारतीय संस्कृति में क्या रहा है क्या नहीं, सभ्यता में क्या रहा है क्या नहीं। मुख्य मुद्दा यह है कि हम और आप देख लें कि कहाँ कहाँ ये रोग हमको ठीक से जीने नहीं दे रहा है। ठीक है, उसको देख लें और उसको ठीक कर लें जी। वही, उसी संदर्भ में ही मैं कह रहा हूँ कि वहाँ से ये काम सीधा सीधा हो सकता है। दर्शन और दोष दर्शन होने लगे तो प्रक्रिया शुरू हो। एग्जैक्टली तो हाँ, सॉरी। मेरे को तो लाइव कॉम्पिटिटर मेरे सामने दिखता है। मेरे बाजू के ही बेंच में निर्वा बैठती है, और उसको मतलब ऐसा है कि मेरा 1 मार्क्स भी मेरा ज़्यादा आया उससे तो वो जलने लगती है। मतलब मेरे से बात करना छोड़ देगी, फिर मेरी जितनी भी फ्रेंड है उसको चढ़ाएगी मेरे बीच। ठीक बात है। एक दिन एक छोटा सवाल पूछना, उससे पूछना बस इतना बात कि तुम जब ऐसा करती हो 2 दिन 3 दिन 1 दिन 4 दिन, तो उस समय आराम में रहती हो कि परेशान रहती हो? बस एक ही सवाल पूछना उससे, बाकी कुछ नहीं पूछना। भैया उनको भी कैसा लगता है वो जब ऐसा करती है तो? सही बात है, वो तो बहुत क्लियर है कि वो कह ही रही है कंप्लेन के हिसाब से। एक किस्सा ऐसा है, बच्चा 10 तक फर्स्ट नंबर आया क्लास में, 95 अब था। कुछ 11th में ऐसा था, कुछ तीसरा आ गया, तो एक रूम में बंद करके बैठ गया कि मेरा ऐसा नहीं हो सकता। तो पूरा परिवार परेशान था। स्कूल में फ़ोन किया कि कुछ भी करके उसका डुप्लीकेट रिजल्ट बना दीजिए अलग से, ताकि वो कुछ ना कर सके। तो ऐसा भी हुआ था। फिर रिजल्ट डाला और डोर के नीचे से कि ले तेरा फर्स्ट नंबर आ गया, तब वो शांत हुआ। ऐसा भी होता। उसको फर्स्ट से लगा हो गया था, चिटका हो गया था। केस तो हम लोग एक से एक देखे हैं जी इन सारी चीज़ों के, बट उसका क्या विस्तार करना अभी। पर भैया इससे जो बताया ना, इसके पीछे तो हम ही हैं। और कौन है जी? मैं कहता हूँ पेरेंटिंग पे बच्चों में काम किया है, तो हम तो ये नहीं, बच्चों से कैसे डील करना, वो जो इसमें आता है ना, उसके पीछे मैसेज किया जा रहा है। हम कई दफ़ा सोच ही नहीं जाते कि इसका फर्स्ट नंबर आया, तो उस वक़्त भी अगर आप उसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हो तो वो भी गलत है। वो उसको एकदम चार्ज में आ जाता है कि भाई मेरा पहला नंबर आया इसलिए मेरी इज्जत है और फिर मुझे पहला नंबर लाना ही होगा। तो ये छोटी छोटी, और हम यानी उस वक्त अगर ये कहीं भी यू हैव बीन रिवार्डेड फॉर योर, यानी कि जो तुमने मेहनत की उसके वास्ते रिवॉर्ड किया है, ये है वो है, इस तरह से अप्रिशिएशन हो सकता है। पर हम कहते हैं ये तेरी सिद्धि है, उसको हम अपलोड करते हैं बहुत ही, और वो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। फिर परिचय शिविर में हम लोग सम्मान पर जब बात करते हैं ना,
तो भेद के अलग अलग तरीकों पर बात करते हैं। मुझे पता नहीं दूसरी जगहों पे कितना लोग क्या करते हैं, बट हम लोग जब कानपुर में उस परिचय शिविर को करते हैं ना, तो सम्मान को बताते समय सम्मान के नाम पर हम भेद किस तरह से अलग अलग करते हैं उसका काफ़ी विस्तार करते हैं। तो ये जो तरीका है ना, ये भेद पैदा करने का तरीका है, डिफरेंस पैदा करने का तरीका है, जिसमें एक दूसरे के प्रति आश्वस्ति और एक दूसरे से जुड़ाव बढ़ने के बदले दूरी बढ़ जाती है, दूरी बढ़ जाती है। मुझे यहाँ वहाँ से कानपुर से तो बताया गया था कि मैं जब परिचय मुझे बताया गया था, यानी कि ये बहुत बात कि कुछ टीचर्स की बात थी, तो कि कुछ हाँ स्कूल के टीचर्स के बारे में, तो कहा था कि ये करी हुई है परिचय शिविर, तो यानी कि फिर बात में चर्चा में ये निकल के आया था, यहाँ आप यहाँ कानपुर में जैसे जो PSL 1 या 2 ली जाती है, उसमें शिक्षा पे ऐसी बातें कही आती हैं जो शिक्षा में बहुत उपयोगी हैं, तो दिस इज़ वन ऑफ दैट है ना। और है वो शिक्षा संस्कार की प्रक्रिया में भी हम, यानी वो अलग तरीके से, पर यहाँ जैसे पे जो फोकस है वो मैंने दूसरी यानी कि 1-2 परिचय शिविर सुना नहीं है मैंने। भैया गुजरात में जो है सामाजिक दृष्टि से जो शिविर हुए में संबंध पे ज़्यादा फोकस है, सम्मान वाला मेरी भी पकड़ में 1-2 शिविर में तो नहीं आया था। एक इंसिडेंस ये सुसाइड वाला चला है, तो एक शब्द से एक बच्ची ने सुसाइड कर दिया। एक पार्टिसिपेंट था मेरा, वो ऑस्ट्रेलिया से कुछ रिटर्न हुआ, उसकी भतीजी ने सुसाइड किया। उसकी माँ डॉक्टर थी, फादर मेरे ख्याल से कोई बिजनेसमैन होंगे। उसका रिजल्ट आया 94%। तो उसने उस समय माँ को फ़ोन किया, माँ मेरे को 94% आया। माँ ने सामने से बोला है, बोले बेटे फिर बात करते, रख दिया फ़ोन। शाम को घर पे आए तो उसने सुसाइड कर दिया था। तो फिर इन्वेस्टिगेशन में पता चला 94% में अहमदाबाद बीजे में एडमिशन नहीं मिल सकता, मेडिकल में तो मिलने वाला था। तो वहाँ तक पेरेंट्स सिस्टम या पीयर प्रेशर समाज का होता है। उसके अंकल ने ऑस्ट्रेलिया का छोड़ के पूरा गुजरात में मिशन चला रहा है। आस्था या हसमुख पटेल साहब के साथ काम करता है वो, सुसाइड प्रिवेंशन का। भैया मैं हेलो इधर मैं ये जो मेरा तेरा चल रहा था कि बच्चे में छोटे बच्चे में कैसे आता है, मैं 1-2 शेयरिंग करता हूँ। मेरी 3 साल की पोती है, तो घर में हम बातचीत क्या करते हैं, दादा का रूम है, पापा का रूम है, मेरा रूम है, तो वहाँ से ही चालू होता है ना। तो मैं हमेशा इसको अभी ऐसे बोलता हूँ कि बड़ा रूम, ये छोटा रूम, ये सामान रखने का रूम, उस तरह मैं ऐसे बात करता हूँ। और दूसरा, जब भी रिजल्ट आता है तो पेरेंट वही बोलते हैं कि क्लास में फर्स्ट कौन आया, ये फिजिक्स में हाईएस्ट मार्क कितने हैं। मैं कभी परिवार के बच्चों को ऐसा पूछता ही नहीं हूँ, मैं इतना ही पूछता हूँ कि अच्छा लास्ट एग्ज़ाम में तेरा कितना आया था, अच्छा 3% ज़्यादा आ गया, बहुत बढ़िया है। अगर कम आया है तो भाई थोड़ा ध्यान इस बार थोड़ा विचलित हुआ होगा, थोड़ा मेहनत की ज़रूरत है, बस उतना ही होता है। तो अपने घर से ही सब कुछ चालू होता है। अभी परिचय शिविर होता ना, तो पीछे से कोई पूछते कि ये बताइए कि ये कंपटीशन नहीं करेंगे तो विकास नहीं रुक जाएगा क्या? हमको पुणे के एक वर्कशॉप में ना 2017 में बच्चों की वर्कशॉप थी, तो इसी पर बात हो रही थी कि भाई इससे विकास होता है कि नहीं होता है। हम लोग एकदम सिंपल काम करते, एक छोटा सा प्रश्न पूछ लेते कि भाई विकास कब बेहतर होगा। जो हमको आता है वो आपको बता दें, जो आपको आता है वो हमको बता दें। एक कंडीशन तो ये है, एक कंडीशन ये है कि जो हमको आता है वो आपसे छुपाएं, जो आपसे को आता है वो हमसे छुपाएं। और तीसरा कंडीशन ये है कि जो हमको आता है वो गुमराह करने के लिए आपको गलत बता दें, और जो आपको आता है हमको गलत बता दें। ये तीनों में किस में विकास होता है और कंपटीशन में हम क्या करते हैं? प्रश्न समझ में आ गया ना? कि 3 स्थितियां हैं, जो आपको आता है हमको बता दें, जो हमको आता है आपको बता दें। एक स्थिति है जो आपको आता है हमसे छुपाएं, जो हमको आता है आपसे छुपाएं। एक तीसरी स्थिति है जो हमको आता है आपको गलत बता दें, ठीक है, और जो आपको आता है वो हमको गलत बता दें।
ये तीनों में किस में सबसे अच्छा विकास होगा हमारा? और कंपटीशन के नाम पे हम क्या करते हैं वो देख लिया जाए, देख लिया जाए। भैया इसमें ऐसा है कि जब हम पढ़ते थे 10th 11th 12th में, तो हमारे क्लास के सारे बच्चों का रवैया ऐसा ही था, जिसको जितना आता है वो दूसरे को सिखा देता था। इवन हम तो एग्ज़ाम में भी ख़त्म करके पेपर बाजू वाले का पेपर अच्छे से लिख भी डालते थे और पास भी कर दिया है। भैया मेरी एक हंसने जैसी बात है कि मैं 12th में थी ना, तो मैं केमिस्ट्री के जो ट्यूशन रखाया था ना मैंने, तो वो टीचर की बेटी मेरे पीछे थी। जब एग्ज़ाम में नंबर आया ना तो उसके पापा मेरे घर पे आए, वो बोले तुम उसको सिखा देना, वो तो ज़्यादा होशियार नहीं थी, मैं थोड़ी होशियार थी, मैं 3रा नंबर आता था, तो वो तेरे को सिखा देगी। है ठीक है। वो मेरे मतलब उसने मेरे इसमें से सब देख के लिख लिया पीछे, मैंने सब दिखाया उसको। मेरे को इससे डर भी नहीं था कि वो मेरे कम आ जाएंगे कि क्या होगा मेरे को इतना था कि वो बस पास हो जाए। तो मैंने सब दिखाया उसको। मैं इन उदाहरणों पर किसी भी साइड से कोई बात नहीं कर रहा हूँ, ये मान करके कि ये जनरल शेयरिंग है, अभी अपने डिस्कशन का और मुद्दा नहीं है। हम ब्रेक करने के पहले वापस ये बात को ध्यान दिला दें कि एक बार अहंकार या अभिमान अपने में रोग की तरह समझ में आता है, तो इलाज ये है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव भाव को पहचाने। तो सरलता उसका पॉजिटिव भाव है, सकारात्मक भाव है। फिर ये देखें कि अस्तित्व की किस सच्चाई पर हम अपने ध्यान को बना करके रखते हैं, तो हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से सरलता का उदय होता है। तो अगर हम सरलता की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इसमें से किसी भी आधार को, ये जो ऊपर 6 आधार लिखा हुआ है ना, इसमें से किसी भी आधार को अपनी स्मृति में बनाए रखने की ज़रूरत है। तो अगर सरलता का ही अभ्यास करना चाहते हैं तो ठीक से सरलता का ही अभ्यास कर लीजिए। इसमें से किसी एक बिंदु को जो आपको अपने लिए सबसे ज़्यादा ठीक लगता है, जिसके साथ आप अपनी ट्यूनिंग सबसे ज़्यादा अच्छी देख पा रहे हैं, उस बिंदु को अपनी स्मृति में बनाए रखा जाए। स्मृति में बनाए रखने का मतलब अस्तित्व की उस सच्चाई के प्रति सजग रहा जाए। हम नहीं देख रहे हैं तब भी अस्तित्व ऐसा ही है, हम देखते हैं तब भी अस्तित्व ऐसा ही है। इतना ही है कि हमारे नहीं देखने से वो हमारे जीने का या भाव का आधार नहीं बनता है, हमारे देख लेने से वो हमारे भाव का आधार बन जाता है। तो उस सच्चाई पर ध्यान को बनाए रखने का अभ्यास किया जाए। तो अगर आप स्नेह का अभ्यास कर रहे हैं तो वही अभ्यास पर्याप्त है। अगर किसी को लग रहा है कि उसकी ज़िंदगी में अहंकार के कारण बहुत समस्या है, तो सीधा सरलता के अभ्यास को सेंटर में रख करके 1-2 महीने इसकी प्रैक्टिस कर ले। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो स्नेह के लिए जो बात कही थी, जिन मुद्दों को ध्यान में रखने की, और सरलता के लिए जिन मुद्दों को ध्यान में रखने की बात कह रहा हूँ, ये दोनों अर्थ रूप में जुड़ जाएंगे और एक ही वस्तु के रूप में वो याद रह जाएगा। क्लब हो जाते हैं, वो क्लब हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं। तो उसी एक सच्चाई पर हमारा ध्यान बना रहता है, भाव में स्नेह और सरलता दोनों आया जाता है। बट शुरू एक से करिए। स्नेह से करना है तो स्नेह से करिए, सरलता से करना है तो सरलता से करिए। कुछ महीने उस स्मृति को प्रगाढ़ होने दीजिए, नहीं तो वैसा होगा, एक फावड़ा यहाँ मारे, एक फावड़ा वहाँ मारे, एक फावड़ा वहाँ मारे, पूरी ज़िंदगी मारने पे भी पानी नहीं मिलेगा। पानी पाने के लिए फावड़े को एक ही जगह मारना पड़ेगा, ताकि गड्ढा इतना गहरा हो सके कि उसमें से पानी निकल सके। ये जो सजगता का अभ्यास करना है ना, ये लेटरल एक्सपेंशन नहीं है, अभी वर्टिकल एक्सपेंशन है। उस अस्तित्व की एक निश्चित सच्चाई के प्रति सजग होना है, जो सच्चाई तो बहुत थोड़ी सी बात है। ठीक है, तो मुद्दे बहुत नहीं इकट्ठा करने, लेटरल एक्सपेंशन नहीं है, ये साइड एक्सपेंशन नहीं है, ये वर्टिकल एक्सपेंशन है कि सजगता जो हमारी कम रहती है वो धीरे धीरे और गहरी हो और प्रगाढ़ हो।
तो इस अभ्यास को करिए चाहे उस अभ्यास को करिए, कौन से को करें का उत्तर यही है, अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा दुख जिससे हो रहा हो उसको करें। अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा परेशानी जिससे हो रही हो उसके कॉरस्पॉन्डिंग सकारात्मक भाव के अभ्यास से शुरू करें, या जो आपसे लगता है कि हो सकता है उससे शुरू कर लें। कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी शुरू करिए, दोनों साधु है। और धीरे धीरे उसको करेंगे कुछ महीने की प्रैक्टिस, फिर जब आप दूसरे की शुरू करेंगे तो ये पहला वाला स्मृति का जो मुद्दा है वो दूसरे से जाके जुड़ जाता है, और अर्थ रूप में एक ही सच्चाई के ऐसी लगती है हमको कि हम उस एक ही सच्चाई के प्रति सजग हैं। वाक्य रूप में भी वो एक ही वाक्य या एक ही शब्द होता है जो उन सारी बातों को हमारी स्मृति में उठा देता है, जिसका मैंने नकारात्मक उदाहरण दिया था कि अभी एक आदमी दिखाई देता है हमको, और अगर उससे साथ हमारा विरोध का भाव हो रखा है तो जितना जितना उसने हमारे साथ ठीक नहीं किया है पिछले 15 साल में, वो सब एक साथ उठ के खड़ा हो जाते हैं। आप देखिए ना, शादी के 5 साल बाद भी झगड़ा शुरू हो ना, गिनाना उस दिन से शुरू करेंगे जिस दिन पहली बार घर आए थे, ठीक नहीं क्या? इस मामले में मैं मानता हूँ कि आपका एक्सपीरियंस हमसे कई गुना ज़्यादा है, तो जो आप कहेंगे वो मानना ही पड़ेगा जी। जरूर पिछले जन्म में बुरे कर्म किए, जन्म तक। भैया ये जो आपने कहा ना, ये एग्जैक्टली ऐसा होता है कि अर्थ रूप में वो एक बिंदु ही होता है, बट जब हम उसको एक्सपेंड करते हैं ना तब वो बहुत सारा है। Exactly. बट अर्थ रूप में हम अगर ऑब्जर्व करते हैं तो वो एक ही बिंदु फैल के तो इतना हो जाता है कि 1 घंटा तक सुनाते रहते हैं ना कि तुमने क्या क्या खराब किया, तब भी लिस्ट खत्म नहीं होती है। वो जो अर्थ रूप में फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में दिखाई दे गया हमको, सुनाने में 1 घंटा कम पड़ जाता है। ये बिल्कुल ऐसा दिखता है जैसे वो बनियन ट्री का एक बीज है, वो बीज इतना होता है, पर उसको पेड़ को अगर मेरे को छांटना है तो वो बहुत बड़ा काम है, पर बीज को कुछ करना है तो वो इजी काम है। बढ़िया। तो देखिए मैं फिर से ध्यान दिला दूं, किसी एक अभ्यास को पकड़ के उसको ठीक से किया जाए। ब्रेक के पहले ध्यान दिला दूं, अभ्यास करना ज़रूरी है। अभ्यास करने का काम करके ही होगा, सिर्फ समझ लेने से बदलाव नहीं होगा, करने से होगा। और शुरुआत अभी और इस क्षण से करेंगे तो होगा। आप उठने के बाद अगले क्षण में अभ्यास नहीं किए तो अब आप समझिए अगली बार जब ध्यान दिलाएंगे उसके बाद ही कोई संभावना है, बीच में तो कोई चांस नहीं है।